नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विजय कुमार शुक्ला है। आज मैं इंडियन रेलवे में मैकेनिकल डिपार्टमेंट के अंतर्गत जो ग्रुप बी एएमई और एडब्ल्यूएम का एग्ज़ाम होता है उसका क्वेश्चन पेपर का सलूशन लेकर के आया हूँ। आपको पता हो कि जो ग्रुप बी का एग्ज़ाम होता है उस दो तरह से होता है। एक तो एलजीएस के थ्रू, जिसे हम 70% एलजीएस कहते हैं, और दूसरा रहता है 30% कोटा एलडीसी। तो मैंने इसके पहले 2 एलजीएस के पेपर का सलूशन दे चुका हूँ और आज जो है मैं एलडीसी का सलूशन लेकर के आया हूँ। जो पहले का मैंने सलूशन दिया है उसमें आप सभी लोगों के बहुत ही अच्छे, बहुत बेहतरीन फीडबैक आए हैं, लेकिन जो सबसे बेहतरीन फीडबैक आया है उसका है कि वो एथेंटिसिटी ऑफ द आंसर, मतलब जो आंसर है वो बहुत जेन्युइन दिया गया है। तो मैं आपको पुनः आश्वस्त करता हूँ कि जो अभी एलडीसी में जो मैं इसमें आंसर दूंगा, इसमें भी कोशिश यही करूँगा कि 0 एरर रहे। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है और आगामी परीक्षा के लिए आपको एलजीएस और एलडीसी ये सभी क्वेश्चन पेपर आपको देखने हैं और पढ़ने हैं, जिससे कि आपका तैयारी महत्वपूर्ण तरीके से हो जाए। चलिए आगे हम देखते हैं कि यह एग्ज़ाम एलडीसी का किस तरह से कंडक्ट कराया जाता है। तो ये देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जाम कंडक्टेड बाय नायर, नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवे। 30% एलडीसी, एएमई एंड एडब्ल्यूएम के लिए होता है। इसमें दोस्तों जो क्वेश्चन पेपर रहता है उसमें 175 टोटल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आउट ऑफ 175 आपको 150 अटेंड करना रहता है, जिसको आप अटेम्प्ट करेंगे। क्वालिफाइंग मार्क्स यानी पासिंग मार्क्स जो है 90 क्वेश्चन के लिए रहता है और ड्यूरेशन इसका 3 आवर्स होता है, 3 घंटे का एग्ज़ाम होता है। इसमें एलजीएस से थोड़ा डिफरेंस रहता है। देखिए, ये पार्ट ए में टेक्निकल या जो आपका प्रोफेशनल सब्जेक्ट है CNW, वर्कशॉप और डीजल का रहता है। वो टोटल 85 क्वेश्चन रहता है। आउट ऑफ 85 यू हैव टू अटेंड 80 क्वेश्चन्स। नाउ सेकेंड पार्ट जो है बी, इसमें जनरल नॉलेज इंक्लूडिंग 15% राजभाषा का रहता है, 15 मार्क्स। तो ये टोटल क्वेश्चन रहता है 55, मतलब 15 राजभाषा का इंक्लूड करके। आउट ऑफ 55 यू हैव टू अटेंड 40 क्वेश्चंस। पार्ट सी में इस्टेब्लिशमेंट एंड फाइनेंशियल रूल रहता है। देयर आर 35 क्वेश्चंस। आउट ऑफ 35 यू हैव टू अटेंड 30 क्वेश्चंस। तो ये टोटल जो है आपका 150 क्वेश्चंस हो गए आउट ऑफ 175। करेक्ट मार्क्स के लिए जो है आपको करेक्ट आंसर के लिए 1 मार्क्स अलॉटमेंट होता है और इनकरेक्ट आंसर अगर गलत हो जाता है तो 1/3 मार्क्स डिडक्ट कर दिया जाता है। इसलिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है कि जो यहाँ पर मैं डिलीवर करूँ, जो सलूशन दूँ, वो बेहतरीन हो और जेन्युइन रहे। तो मैं हमेशा ये बताता हूँ कि मैं अपने वीडियो में जो आपके आंसर्स होते हैं इनको डीपली मैं एक्सप्लेन करता हूँ और इसलिए आपका ये 175 जो क्वेश्चंस है, जब आप इस पूरे वीडियो को देखेंगे तो उसमें 175 प्लस आप समझ लीजिए कि 20 से 30% आपके और क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे, चूँकि जो मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो इसलिए यह वीडियो आपको अंत तक देखना बहुत ज़रूरी है। आगे मैं इस पर बढ़ने से पहले मैं ज़रूर आपसे विनम्र अनुरोध करूँगा कि इस वीडियो को आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे आगामी परीक्षाओं के लिए आने वाले जो वीडियोज़ हैं वो आपके लिए बहुत ही मतलब स्वतः पहुँच जाए। और साथ में यह भी आग्रह है कि आप इसे शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि यदि आप किसी को शेयर किए और उसके लिए यह उपयोगी हुआ तो मेरा यह वीडियो बनाना काफ़ी सार्थक हो जाएगा। तो चलिए आश्वस्त करते हैं हम आपको, और आप भी उम्मीद है कि मुझे आश्वस्त करेंगे। हम आगे बढ़ते हैं। पार्ट ए जैसे मैंने बताया कि टोटल आपको 85 क्वेश्चंस रहेंगे और यहाँ पर मैं आपको टोटल 85 सॉल्व करूँगा। चूँकि ये वीडियो बड़ा होने वाला है, इसलिए मैं जो सलूशन है इसमें थोड़ा सा जो एक्सप्लेन करूँगा वो काफ़ी स्पीड से करूँगा, जिससे थोड़ा समय में आपका ये पूरा हो जाए। वेयर द रूलिंग ग्रेडियंट्स ऑफ द डिवीजन इज मेंशन्ड इन द फॉलोइंग्स। देखिए, मैं हमेशा बताता हूँ कि क्वेश्चंस, टेक्निकल क्वेश्चंस, चाहे एलजीएस को हों, एलडीसी को हों, जेई के लिए हों, वो लगभग सेम ही रहते हैं। क्वेश्चन को थोड़ा सा क्रम संख्या, शब्दों का क्रम संख्या बदल करके या थोड़ा सा उसे टेक्निकली घुमा करके पूछा जाता है। बट चूँकि डिपार्टमेंटल एग्जाम में इन सब चीज़ों की एक लिमिटेशन होती है टेक्निकल क्वेश्चन की, इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर आप ये तीनों वीडियो देख लिए, जो 2 एलजीएस का रिलीज़ किया हूँ और एलडीसी का, तो ऑलमोस्ट आपका काफ़ी अच्छा प्रिपरेशन हो जाएगा आगामी एग्जाम के लिए।
रूलिंग ग्रेडियंट की बात कर रहा है कि डिवीजन में, पिछले वाले में पूछा था वर्किंग टाइम टेबल में क्या रहता है, तो वहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया था। रूलिंग ग्रेडियंट आपका WTT जो डिवीजन के लिए जारी किया जाता है, वर्किंग टाइम टेबल हम जिसमें कहते हैं, उसमें यह मेंशन किया गया रहता है। तो आपका आंसर हुआ 1। दूसरा क्वेश्चन है, इन केस ऑफ एनी एक्सीडेंट मेडिकल रिलीफ वैन शैल बी डिस्पैच्ड विद इन व्हाट टाइम फ्रॉम डबल एग्जिट। अब मेडिकल वैन की बात कर रहा है, इसका मतलब है कि ये ARME की बात कर रहे हैं। तो ARME क्या होता है कि जिसको हम लोग कहते हैं एक्सीडेंट रिलीफ मेडिकल इक्विपमेंट्स। तो और दूसरा रहता है ART, एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन। तो ART और ARME में क्या है कि ARME जो ज़रूरत होता है, ये आपका डबल एग्जिट के लिए 20 मिनट और 15 मिनट डबल एग्जिट के लिए। अगर सिंगल एग्जिट रहता है तो आपका यहाँ यस कर रहा हूँ सिंगल एग्जिट, वहाँ पर 20 मिनट। और ART जो मूव करता है इसका है डे टाइम, डे के लिए 30 मिनट और नाइट के लिए आपका 45 मिनट। तो ये इसका टाइमिंग है जिसके अंदर इसे मूव करना होता है। तो यहाँ पर पूछ रहा है डबल एग्जिट ARME, तो ऑप्शन आपका 2 नंबर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका सवाल है कि व्हाट इज़ फुल फॉर्म ऑफ स्पार्ट। स्पार्ट ART है, एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन, अभी पहले ही मैंने बताया। ये सेल्फ प्रोपेल्ड होता है, तो इसलिए इसका फुल फॉर्म हो गया सेल्फ प्रोपेल्ड एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन, इसलिए इसका आंसर हुआ ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न देखते हैं, कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री। कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी कई बार ऐसे पूछा जाता है CRS। CRS क्या होता है कि ये रेलवे के ऑफिसर होते हैं, और जब इनको सेफ्टी डिपार्टमेंट में रेलवे सेफ्टी कम्स जो है ऐसा आता है, तो जब इस किसी भी नए ट्रेन का लाइन का इनागुरेशन करते हैं, या ट्रेन में कोई डिजाइनिंग होता है, या स्पीड सर्टिफिकेशन लेना होता है, या एक्सीडेंट के टाइम कोई इंजरी हो गया हो, या सीवियर इंजरी, या ह्यूमन लॉस हो गया हो, या प्रॉपर्टी लॉस बहुत ज़्यादा हो गया हो, उस समय CRS इंक्वायरी कंडक्ट किया जाता है। तो जो CRS होते हैं ये सिविल मिनिस्ट्री यानी नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं, बीइंग रेलवे ऑफिसर। जब वो ये एज ए CRS काम करते हैं तो ये सिविल एविएशन में आते हैं। अगला प्रश्न है, एट व्हाट इंटरवल D3 मेंटेनेंस ऑफ द LHB कोच डन। तो LHB कोच के शेड्यूल के बारे में बात किया जा रहा है। तो आपको ये पूरी जानकारी हो जाए कि यहाँ पर होता है D1 शेड्यूल और D2 शेड्यूल, D3 शेड्यूल। तो चूँकि D1 यहाँ पर D3 पूछा है तो आपको ये दोनों भी जान लेता है। ये D1 इज कॉल्ड ए ट्रिप शेड्यूल, दैट इज एवरी ट्रिप, यानी ये एवरी ट्रिप में होगा, तो इसलिए मैं यहाँ ET लिख दिया। और D2 जो होता है ये 30 डेज प्लस माइनस 3 डेज, और D3 जो रहता है वो 180 डेज प्लस माइनस 15 डेज। तो यहाँ पर आपका ये आ गया 180 डेज प्लस माइनस 15 डेज, ऑप्शन नंबर 3। अपार्ट फ्रॉम दिस मैं यहाँ पर ये भी करूँगा कि ये जो तीनों शेड्यूल होते हैं ये रेक के अंतर्गत होता है, यानी पिट लाइन में ही हो जाता है। इसके लिए कोच को डिटैच नहीं करना पड़ता है। बट जो साफ शेड्यूल होता है SS1 और SS2, SS3, ये 3 शेड्यूल जो होते हैं इसके लिए कोच को डिटैच करना पड़ता है। तो SS1 कब होता है ये आपको पता हो कि ये 18 महीने बाद होता है, या 6 लाख किलोमीटर चल ले विच एवर इज अर्लियर। दूसरा है SS2 36 मंथ 36 मंथ ऑब्लिक 12 लाख किलोमीटर विच एवर इज अर्लियर। SS3 हो जाता है 72 मंथ या 24 लाख किलोमीटर विच एवर इज अर्लियर, यानी जो जल्दी हो जाएगा। इन तीनों शेड्यूल के लिए कोच को डिटैचमेंट किया जाना है। फॉर कैंसिलेशन ऑफ ART ARME व्हाट विल बी द सायरन कोड, यानी दैट इज हूटर कोड। मैं इसके पहले वाले भी उसमें सॉल्व कर चुका हूँ, बट यहाँ पर फिर से मैं बता देना चाहता हूँ कि देखिए, एक होता है होम स्टेशन, यानी जिस जगह गाड़ी है वहीं पर आपका ये एक्सीडेंट हुआ हो। दूसरा होता है आउट स्टेशन मूवमेंट। अब इसको होम स्टेशन को 2/4 कर दीजिए और यहाँ इसको 3/4 कर दीजिए।
अब इसमें क्या हो गया कि इस केस में 2 हूटर ओनली फॉर ART रिक्वायर्ड एट होम स्टेशन, ठीक। और अगर 4 है तो ART प्लस ARME, ऐसा लिख लीजिएगा, ART प्लस ARME रिक्वायर्ड एट होम स्टेशन। बट इन केस आप 3 हूटर, जो हूटर बजेगा ये 45 सेकेंड्स का होगा ईच हूटर, इन गैप आप 5 सेकेंड्स। तो बी वेरी क्लियर, आउट स्टेशन पर अगर 3 हूटर बजता है तो ART रिक्वायर्ड एट आउट स्टेशन, और अगर 5 हूटर यहाँ पर 5 कर लिए, ये 5 हूटर होता है तो ART प्लस ARME बोथ आर रिक्वायर्ड एट आउट स्टेशन। जो ये 5 हूटर होगा, ईच हूटर विल बी 45 सेकेंड, इन गैप आप 5 सेकेंड्स। बट यहाँ पर जो पूछ रहा है फॉर कैंसिलेशन, सपोज दैट यू हैव ऑर्डर्ड ART एंड ARME बट राइट नाउ यू रिक्वायर्ड टू कैंसिल, तो कैंसिलेशन के कंडीशन में क्या होता है, 1 हूटर या 1 सायरन फॉर 90 सेकेंड्स, तो ऑप्शन इज 4। तो ये क्वेश्चन का ऑप्शन हो गया 4। बट यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया तो मैं बताया आपको कि करीब 25 to 30% जो है आपका एक्स्ट्रा नॉलेज हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द ट्रेन इन KMPS ड्यूरिंग थिक एंड फॉगी वेदर इज एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम। एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम में 75 KMPS का स्पीड होता है, बट जो पहले 60 था, जो नया सर्कुलर आया उसमें 75 KMPH हो गया। तो यहाँ पर जो है ये नन ऑफ द एबव है आंसर। हाउ मेनी नंबर्स ऑफ ब्रेक सिलेंडर्स आर प्रोवाइडेड इन द LHB कोच। 1 LHB कोच में कितने ब्रेक सिलेंडर होते हैं, तो देयर आर 8 ब्रेक सिलेंडर्स आर प्रोवाइडेड इन द LHB कोच। तो अगर पूछ लिया जाए ICF में कितने होते हैं, ICF में जो BMBC होता है, जिसे हम बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर कहते हैं, तो देयर आर 4 ब्रेक सिलेंडर्स आर प्रोवाइडेड इन 1 ICF कोच। बट इन केस ऑफ LHB कोच ये 8 है, तो आपका राइट आंसर हो गया 8। If the driver reduce the BP pressure 1.2 kg per centimeter square, this type of brake application is called। तो first of all you should know that 0.5 kg to 0.8, अगर 0.5 से 0.8 कर रहे हैं तो that is called minimum service application। 0.8 से 1 kg तक अगर ड्रॉप करते हैं तो this is called service application। ये यहाँ सर्विस हो गया, और ये मिनिमम सर्विस एप्लीकेशन होता है, ये मस कर दिए मिनिमम सर्विस एप्लीकेशन। और 1 kg से 1.5 तक जो है ये कहलाता है फुल सर्विस एप्लीकेशन। तो ये जिसमें रहता है, लोको में रहता है, दैट इज कॉल्ड ग्रेजुएटेड ब्रेक एप्लीकेशन। तो हमारा एयर ब्रेक सिस्टम क्या कहलाता है, ग्रेजुएटेड ब्रेक एप्लीकेशन। तो यहाँ पर पूछ रहा है 1.2, दैट इज कम्स अंडर 1 to 1.5 रेंज, सो दैट फुल सर्विस ब्रेक एप्लीकेशन। यहाँ पर आंसर हुआ ऑप्शन नंबर 1। In ICF coach, what is the maximum standard buffer height above rail level up to the center buffer coupler? Maximum standard buffer height जो होता है वो हमारा होता है 1090 से 1105। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि मैक्सिमम स्टैंडर्ड, तो मैक्सिमम पूछा है तो दैट इज 1105, सो दैट राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। बट इन केस आप अगर लोडेड की बात आता है तो लोडेड में 1030 mm होता है, ये मिनिमम हो गया। बट मिनिमम में पूछेगा तो लोडेड कंडीशन होगा, और नॉर्मल में मिनिमम हो गया 1090, बट यहाँ मैक्सिमम पूछा है, सो दैट 1105। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन कंट्रोल रॉड ऑफ SAB रोटेट 1 राउंड, कंट्रोल रॉड हेड मूव्स बाय व्हाट डिस्टेंस। SAB स्लैक एडजस्टर ब्रेक रेगुलेटर होता है, इट इज़ रिक्वायर्ड टू मेंटेन द गैप बिटवीन द ब्रेक ब्लॉक एंड फील्ड रेट। तो इसके लिए रहता है, तो ये एक रोटेशन में 2 mm मूव करता है। अगला देखिए, व्हाट आस्पेक्ट्स इज इंडिकेटेड बाय इंडिकेटर प्लेट ऑफ एम्प्टी लोड बॉक्स डिवाइस। जो एम्प्टी लोड बॉक्स डिवाइस वैगन में लगा होता है तो उसका लीवर एक बार एम्प्टी पे है तो एम्प्टी साइड में किया जाता है, लोडेड पे है तो लोडेड साइड। बट आइडेंटिफिकेशन कैसे हो, इंडिकेटर किस तरह से लगा हो, तो दैट इज वाई येलो जो है फॉर एम्प्टी एंड ब्लैक फॉर लोडेड रहता है। तो आप इसको तैयार रखिए। व्हाइल आइसोलेटिंग डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व इन ICF कोच, व्हाट विल बी द पोजिशन ऑफ द आइसोलेटिंग हैंडल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नोट कर लीजिए कि अगर कोई DB दिया हुआ है, ये DB है, इसमें जो है हैंडल लगा हुआ है, तो ये अगर
वो वर्टिकल है, तो इट मीन्स कि ये ऑन है, वर्किंग कंडीशन कहते हैं ऑन में। और अगर इसी हैंडल को हम ऐसे कर दें, हॉरिजॉन्टल कर दें, तो ये मतलब हो गया ऑफ है, मतलब नॉन वर्किंग कंडीशन, नॉन वर्किंग कंडीशन। तो आपका ये हो गया कि हॉरिजॉन्टल अगर है तो नॉन वर्किंग कंडीशन में रहेगा। तो यहाँ पूछ ही रहा है कि आइसोलेट कर दिया, आइसोलेट कर दिया मतलब नॉन वर्किंग कंडीशन में, तो हॉरिजॉन्टल कर दिया। ड्यूरिंग सेंसिटिविटी टेस्ट व्हाट is to be the rate of drop of air pressure in brake pipe in a properly working air brake system of a course so that brake should apply। देखिए, जब हम जनरली रेक टेस्टिंग करते हैं तो रेक टेस्टिंग में हम विजुअल एग्जामिनेशन करते हैं, लीकेज टेस्ट करते हैं, ब्रेक एप्लीकेशन, रिले टेस्ट करते हैं। बट इन केस ऑफ सिंगल कार टेस्ट, देखिए SCT हम जिसको कहते हैं सिंगल कार टेस्ट, हम डीबी के सेंसिटिविटी के लिए दो तरह की टेस्ट करते हैं। एक को हम सेंसिटिविटी टेस्ट कहते हैं, SEN लिख दिया, और दूसरे को हम कहते हैं इनसेंसिटिविटी, INS लिख दिया। तो आप समझिए इनसेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी टेस्ट में क्या होता है कि हम यदि 0.6 kg फॉर 6 सेकेंड के लिए ड्रॉप करते हैं, 0.6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर इन 6 सेकेंड, ब्रेक शुड अप्लाई, ब्रेक अप्लाई होना चाहिए, देन दैट इज कॉल्ड सेंसिटिविटी, मतलब हमारा डीबी सेंस कर रहा है। इनसेंसिटिविटी टेस्ट करते हैं जब हम 0.3 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर इन 60 सेकेंड्स में, बट इस केस में ब्रेक शुड नॉट अप्लाई। बी वेरी क्लियर कि इनसेंसिटिविटी में ब्रेक अप्लाई नहीं होना चाहिए। इट मीन्स कि हमारा डीबी सही है। अगर डीबी इस लीकेज पर भी ब्रेक अप्लाई करने लगेगा, इट मीन्स जो लीकेज रेट परमिटेड है हमारा 0.2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, तो अब तो उस पर भी ये सेंस करने लगेगा डीबी, तो फिर हम तो थोड़ा सा भी लीकेज नहीं अलाउड हो पाएगा। तो सो दैट हमारा ये डीबी का दो टेस्ट करते हैं, जो सेंसिटिविटी और इनसेंसिटिविटी, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेंसिटिविटी 0.6 kg इन 6 सेकेंड, ब्रेक शुड अप्लाई। इनसेंसिटिविटी 0.3 kg इन 60 सेकेंड, ब्रेक शुड नॉट अप्लाई। नेक्स्ट, एज पर न्यू वैगन नंबर स्कीम व्हाट इज इंडिकेटेड बाई फर्स्ट 2 डिजिट। देखिए, फर्स्ट आप हाल जान लीजिए कि न्यू वैगन नंबर सिस्टम में 11 डिजिट होता है, जिसको हम कहें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब इसमें 2 डिजिट ले लीजिए, 3 4 हो गया, 5 6 हो गया, 7 8 9 10 एंड दिस इज द ग्रुप। अब मैं आपको बता दूंगा, तो आपको जब भी इस वीडियो को एक बार अगर आपने देख लिया है तो आप लाइफ टाइम ये वैगन नंबर आपको भूलेगा नहीं। एंड इट इज़ श्योर कि एक क्वेश्चन इससे संबंधित हर एग्जाम में आया है, चाहे जो भी आप LDC या LGS का एग्जाम आप देखेंगे या JEE का भी एग्जाम देखेंगे टेक्नीशियन का, तो ये पूछा ही जाता है। मैंने बताया टेक्निकल क्वेश्चंस की अपनी लिमिटेशन होती है, दैट नॉट ओपन मार्केट कि कोई भी क्वेश्चन पूछ लीजिए आप। यहाँ एक लिमिटेशन है कि इतना ही टेक्निकल है और इसी में से पूछना है। तो यहाँ आपको बता दें हम T, इसको करिए TOYIC। अब TOY टॉय आप जानते हैं, ट्वाइस कर लीजिए। T फॉर जो फर्स्ट 2 डिजिट है दैट इज T मीन्स टाइप ऑफ वैगन। तीसरा और चौथा डिजिट O फॉर ओनिंग रेलवे। पांचवा और छठवां डिजिट Y फॉर ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। 7 8 9 10th डिजिट, ये जो 4 डिजिट होंगे ये दैट इज इंडिविजुअल वैगन नंबर हो गया, TOYIC। 11th डिजिट C मतलब चेक डिजिट हो गया। अब आपको हमेशा याद रहेगा, यहाँ देख लीजिए क्या पूछ रहा है, फर्स्ट 2 डिजिट, तो फर्स्ट 2 डिजिट टाइप ऑफ वैगन, तो योर आंसर इज सेकेंड ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट, व्हाट इज द मैक्सिमम परमिटेड स्पीड ऑफ द LHP कोच इन केस ऑफ इन रूट ब्रेकेज ऑफ द प्राइमरी स्प्रिंग। देखिए, प्राइमरी स्प्रिंग जब पहले टूटता था तो तब 80 था, नया सर्कुलर आ गया है अभी 95 kmph हो गया। तो प्राइमरी आउटर स्प्रिंग की मैं बात कर दूं ये भी कि ये मेंशन है प्राइमरी आउटर स्प्रिंग, नॉट इनर। इनर के लिए कुछ नहीं दिया गया है, तो ये आउटर के लिए है। अगर सेकेंडरी कॉइल स्प्रिंग हो, सेकेंडरी कॉइल स्प्रिंग SC लिख दिया, सेकेंडरी कॉइल स्प्रिंग अगर आउटर ब्रोकन हो तो वहाँ पर 90 kmph। लेकिन अगर एयर स्प्रिंग होगा, AS लिख दिया, एयर स्प्रिंग बस्ट हो जाएगा तो हमारा 60 kmph का SR है, दैट इज कॉल्ड स्पीड रिस्ट्रक्शन। सो दैट यहाँ पर भी स्पीड रिस्ट्रक्शन पूछ रहा है कि प्राइमरी आउटर स्प्रिंग टूट जाएगा तो क्या स्पीड होगा, तो 95 kmph। ठीक है,
अगला प्रश्न है व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड ऑफ WDP4 लोकोमोटिव। अब डीजल से आ गया, मैंने कहा C&W डीजल एंड वर्कशॉप तीनों से प्रश्न रहेगा। तो डीजल से WDP4 पैसेंजर का है तो 160 kmph। अगला प्रश्न है देखिए व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द क्लियरिंग ऑफ द ब्लॉक सेक्शन विथ फ्लोटिंग एंड लिफ्टिंग एक्सल। तो ये होता है हमारा 20 से नहीं, अगर ये लॉकिंग कंडीशन पूछ रहा है ब्लॉक सेक्शन विथ फ्लोटिंग में तो ये होता है 25 kmph, ऑप्शन नंबर 1। व्हाट इज द मैक्सिमम ट्रैक्टिव इफर्ट ऑफ WDP4D लोकोमोटिव। तो मैक्सिमम ट्रैक्टिव इफर्ट 41 टन रहता है। आपको इन क्वेश्चंस को याद करना रहेगा। अगला देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू कन्वर्ट न्यूमेटिक फोर्स इनटू मैकेनिकल फोर्स। यानी न्यूमेटिक फोर्स को मैकेनिकल फोर्स में कन्वर्ट करने के लिए आपका ब्रेक सिलेंडर यूज होता है। यही तो ब्रेक अप्लाई करता है, न्यूमेटिक फोर्स को ही मैकेनिकल में कन्वर्ट करके ब्रेकिंग फोर्स देता है। अगला ट्राइनेट्रा इज ए प्रोजेक्ट रिलेटेड टू व्हाट। ये दरअसल लोकोमोटिव से है प्रोजेक्ट। ये एक प्रकार से समझ लीजिए कि थर्ड आई कहलाता है, इसलिए यहाँ पर लोकोमोटिव वर्ड जो है एक ही जगह लिखा है लोकोमोटिव ड्राइवर का। टेरेन इमेजिंग फॉर लोकोमोटिव ड्राइवर, तो ऑप्शन नंबर 3 काफ़ी पॉपुलर वर्ड है। अगला देखिए कैलिब्रेशन ऑफ एयर फ्लो मेजरिंग इन एल्को लोकोमोटिव एडजस्टेड एट विच रीडिंग। तो ये 100 वैगन रीडिंग्स के लिए एडजस्टेड किया रहता है, ऑप्शन नंबर 3। विच टाइप ऑफ द फॉलोइंग व्हील अरेंजमेंट इज WDG4D WDP4D। ये HSP के हैं, ये कोको टाइप के रहते हैं, तो आपको कोको और बोगो को क्लियर रखना है। अगला प्रश्न है व्हाट इज द मैक्सिमम व्हील डायमीटर ऑफ द ट्रेन 18। मैंने पहले भी एक MCQ ऑन वंदे भारत एक्सप्रेस मैंने रिलीज किया है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जो कि काफ़ी लोगों के उस पर फीडबैक आ रहे हैं और बहुत अच्छा देखा जा रहा है जो भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दे रहे हैं, डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उस वीडियोज़ को ज़रूर देख लीजिए। 2 वीडियो है जिसका लिंक जो है इसके डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और वैसे भी अगर आप चाहेंगे तो विजय कुमार शुक्ला करके आप यूट्यूब पर कर लेंगे या और सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको मिलता ही रहेगा। तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वंदे भारत के सारे क्वेश्चंस किसी भी एग्जामिनेशन में अगर आएगा तो मैंने लगभग कवर कर दिया गया है और उसके नेक्स्ट सीरीज भी आने वाली है। आपको ये बता दूं कि वंदे भारत का व्हील डायमीटर, नया डायमीटर मैक्सिमम बोल रहा है तो ये 952 mm होता है। एक्चुअल में आपका 952 और प्लस 0.5 mm न्यू साइज़, ठीक है, न्यू साइज़ है। और कंडमिंग साइज उसका है, कंडमिंग साइज सी को लिख रहा हूँ 877 mm। तो ये जो है आपके दोनों साइज हो गए। व्हील्स ऑफ LHB कोचेज आर प्रोवाइडेड विथ व्हाट टाइप ऑफ द बियरिंग। LHB कोचेज में कौन से बियरिंग लगे हैं? तो LHB कोचेज में जिसे हम कहते हैं CTRB। देखिए अब आपको यहाँ जानकारी हो जाए कि CTRB नॉट ओनली द LHB कोचेज, इट इज़ आल्सो फिटेड इन वंदे भारत। वंदे भारत ट्रेन में भी CTRB है और आपके जो वैगन्स है, वैगन में भी CTRB है, ठीक है। आपका स्फेरिकल रोलर बियरिंग ICF टाइप के कोच में लगा हुआ है। तो यहाँ आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस तैयार हो रहे हैं ICF टाइप। सिलिंड्रिकल रोलर बियरिंग जो ये आपका UIC टाइप के वैगन होते हैं, अब तो एब्सोल्यूट हो गए हैं, जो वैक्यूम वैगन थे UIC टाइप के उसमें लगते थे। तो ICF में स्फेरिकल रोलर बियरिंग, CTRB जो है LHB वंदे भारत एंड वैगन्स में लगे होते हैं। मैक्सिमम वर्किंग आवर्स इन ए रेलवे वर्कशॉप इज इम्पोज्ड बाई विच एक्ट। तो यू शुड बी वेरी कन्फर्म अकॉर्डिंग टू द फैक्ट्री एक्ट 1948 में जो है मैक्सिमम वर्किंग आवर्स लिखा गया है, बताया गया है। इन ग्रुप इंसेंटिव स्कीम व्हाट इज द रिस्पेक्टिव इंसेंटिव फॉर प्रोडक्शन ऑफ सपोर्ट ऑफ एंड सपोर्ट डिपार्टमेंट। तो इसके लिए 100, 80 एंड 50 है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। अगला प्रश्न है हाउ मच फटीग अलाउंस इज एडेड इन CLW इंसेंटिव। देखिए फटीग अलाउंस 12.5% रहता है, दिस इज कॉल्ड फटीग अलाउंस। 3 तरह के अलाउंस उसमें रहते हैं। एक होता है कंटीजेंसी अलाउंस जो कि 10% रहता है, और तीसरा होता है गेजिंग अलाउंस जो कि 5% रहता है। तो ये आपको याद रखने हैं तीनों। तो यहाँ पर पूछ रहा है फटीग अलाउंस, तो ऑप्शन हो गया 12.5%। हाउ मच एयर प्रेशर शुड बी ड्राफ्ट इन ब्रेक व्हेन लास्ट व्हीकल ऑफ ए रेक
फॉर कंटिन्यूटी टेस्ट। देखिए जब कोई भी रेक प्लेटफॉर्म से रेडी हो जाता है, इंजन लगने के बाद तैयार है जाने के लिए, तो बीपीसी में कंटिन्यूटी टेस्ट होता है, वो दिया जाता है। मतलब गार्ड और ड्राइवर के बीच ये देखा जाता है कि दोनों व्हीकल्स, कंप्लीट व्हीकल्स में एयर प्रेशर कंटिन्यू है या नहीं। तो उसमें गार्ड क्या करता है कि वो 3.6 kg तक प्रेशर को ड्रॉप करता है, अप टू 3.6। तो मतलब समझ लीजिए लगभग ये हो गया। और ड्राइवर जो है अप टू 4 kg तक ड्रॉप करता है। नॉर्मली जो है ये मैं बता रहा हूँ, जो 2006 का सर्कुलर है उसके बाद से कोई सर्कुलर आया नहीं है कंटिन्यूटी टेस्ट करने के लिए, बट यही सर्कुलर इम्प्लीमेंटेड है। तो बहुत सारे डिवीजन्स और रेलवे में तो ये फॉलो किया जाता है, बट बहुत सारे डिवीजन्स में एक्चुअल में 1 kg ड्रॉप करता है गार्ड और देखता है कि ब्रेक लग गया, और यही इतना ड्राइवर ड्रॉप करते हैं, तो 1 kg। तो यहाँ पर 1 kg दिया गया है, दैट इज़ रॉन्ग आंसर। तो मैं यहाँ बताऊँगा कि इसमें से कोई आंसर, मैंने बताया है कि मैं आपको 0 एरर देने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पर एक्चुअल में अकॉर्डिंग टू सर्कुलर कोई आंसर सही नहीं है, ऑल आर रॉन्ग आंसर। बट नॉर्मली बहुत सारे लोगों ने 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर बता दिया है, बट वो गलत है आंसर। और इवन तो नायर ने भी इसे कंफर्म किया है कि ये गलत है। अगला प्रश्न देखिए, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रिटर्न स्प्रिंग प्रोवाइडेड इन एयर ब्रेक सिलेंडर ऑफ वैगन्स। आइदर वैगन हो या कोच हो, हमारा एयर ब्रेक सिस्टम जो है जब काम करता है, जब ब्रेक एप्लीकेशन होता है तो हमारा सिलेंडर बाहर की तरफ आता है, जब ब्रेक रिलीज होता है तो ब्रेक सिलेंडर अंदर जाता है। तो ये जो रिटर्न स्प्रिंग लगा है ये इसको अंदर जाने में हेल्प करता है। तो क्या कराए, टू पुश द पिस्टन इनसाइड द सिलेंडर। तो दिस इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, व्हाइल टेस्टिंग C3W KE टाइप DB ऑफ ICF कोचेज फॉर इमरजेंसी एप्लीकेशन, इमरजेंसी एप्लीकेशन के लिए व्हाट शुड बी द ब्रेक सिलेंडर फिलिंग टाइप 0 to 3.6 kg। अब देखिए फिलिंग टाइम पूछ रहा है, भरने का समय कि इतने से इतना क्यों आएगा। तो जब वो भरेगा तो पिस्टन बाहर निकलेगा, यानी ब्रेक एप्लीकेशन टाइम हो गया। तो ब्रेक एप्लीकेशन टाइम 3 to 5 सेकंड है। बट अगर पूछ ले कि ब्रेक रिलीज टाइम क्या है, तो ये कोच का है तो 15 से 20 सेकंड होगा, क्योंकि यहाँ पर कोच मेंशन किया है कोच। तो ब्रेक रिलीज टाइम 15 से 20 सेकंड, ब्रेक एप्लीकेशन 3 to 5 सेकंड होता है। इन वैगन APM इज इंटरपोज्ड बिटवीन व्हिच असेंबलीज। देखिए इम्प्टी लोड बॉक्स डिवाइस की पहले मैंने बात किया कि जो पुराने पहले के हैं वैगन्स उसमें इम्प्टी लोड डिवाइस लगा है। जब हमारा BLC वैगन आया, BLC में तो इसमें क्या आ गया, LSD आ गया, लोड सेंसिंग डिवाइस। अभी जो हमारे आ गए हैं BMBS टाइप के, BMBS यानी ट्विन पाइप सिस्टम जो आ गया है, उसमें है APM ऑटोमेटिक प्रेशर मॉड्यूलेशन डिवाइस लग गया है। ये तीनों इम्प्टी लोड बॉक्स और LSD और APM के काम वही है, इम्प्टी में इम्प्टी, लोडेड में लोडेड। बट यहाँ पूछ रहा है कि APM फिट कहाँ किया गया है, तो ये आपको जानना है। जानिए कि ये वैगन अंडर फ्रेम एंड बोगी अंडर फ्रेम, साइड फ्रेम में, बोगी साइड फ्रेम, ऑप्शन नंबर 2, बोगी साइड फ्रेम और बोगी अंडर फ्रेम में फिट किया गया है। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेंटेनेंस मैनुअल। मेंटेनेंस मैनुअल ऑफ कैसना बोगी जो है ये G95 है, ये आपको मैनुअल्स में याद करने पड़ेंगे। बट यहाँ पर मैं बता दूं कि G97 जो है ये एयर ब्रेक जो सिस्टम है ऑफ वैगन उसके लिए है, एयर ब्रेक वैगन के लिए है। और ये 80 जो है ये मेंटेनेंस ऑफ CBC इन वर्कशॉप के लिए है, हर वर्कशॉप स्टाफ के लिए है। अब 72 बच रहा है, ये फैब्रिकेशन ऑफ वैगन, FW, ये इसका जो है फ्रेम एंड बोगी की बात कर रहा है, तो इसका मैनुअल है। तो बहुत सारे जो है इसके मैनुअल्स निकाले गए हैं, तो उसको आप ज़रूर पढ़ लीजिए। व्हाट इज द EL10 लाइफ ऑफ क्लास E टाइप CTRB यूज्ड इन वैगन। देखिए वैगन में 2 तरह के CTRB यूज किए जाते हैं, एक क्लास E टाइप और दूसरा होता है K टाइप का। तो E टाइप को हम 10 EL10 का मतलब ही हो गया 10 लाख किलोमीटर तक के लिए रहता है, और जो है ये रहता है ये 16। तो अगर 16 लाख किलोमीटर का है तो आप समझ लीजिए कि वो K टाइप का है। E टाइप का है
तो यल 10 के लिए है ऑप्शन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वीकेस्ट लिंक ऑफ द सेंटर बफर कपलर। सेंटर बफर कपलर के जो कंपोनेंट्स होते हैं, नक्कल, ड्राफ्ट गियर, लॉक, योक पिन, इसमें पूछ रहा है सबसे कमज़ोर कौन सा होता है, तो सबसे कमज़ोर नक्कल होता है, नक्कल टूट जाता है। नेक्स्ट है इन एलएचबी कोच एचएचपी लोकोमोटिव, ये डीजल का क्वेश्चन है। एचएचपी लोकोमोटिव हैंड ब्रेक अप्लाई इन विच व्हील्स, तो ये आपको R4 और R5 में ऑप्शन नंबर 2 है। अगला प्रश्न है, देखिए व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसिबल वेरिएशन बिटवीन द सीबीसी हाइट ऑफ द एडजेसेंट वैगन्स। कोई भी वैगन हो या कोच हो, मैंने बता दिया था कि बफर हाइट कितना रहता है। तो आप ये समझ लीजिए कि 1105 तो मैक्सिमम होता है, ठीक है। और पहले वैगन का सपोज दैट कि 1105 है, और दूसरे वैगन जिसका एडजेसेंट कर रहा है, अगर वो लोडेड है और उसका 1030 है, तो डिफरेंस कितना हो गया 75। तो यही 75 mm जो है आपका अलाउड है वेरिएशन। अगला प्रश्न है फॉर कपलिंग टू वैगन्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। यानी दो वैगन को कपल करना है तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। कैन बी कपल्ड इन एनी पोजीशन ऑफ नक्कल ऑफ बोथ ऑफ द फेसिंग कपलर्स। गैदरिंग रेंज में रहेगा तो कपल हो जाएगा। नकल्स ऑफ बोथ फेसिंग कपलर्स मस्ट बी इन ओपन कंडीशन। अगर दोनों के नकल ओपन है तो भी कन्फर्म है कि हो जाएगा। नकल ऑफ वन ऑफ द कपलर शुड बी इन ओपन कंडीशन व्हाइल द अदर वन शुड बी इन क्लोज्ड कंडीशन। देखिए इसका भी मैंने एक वीडियो बनाया है कि हाउ टू कपल सीबीसी प्रॉपरली, तो वो भी आप देख लीजिएगा, तो ऐसे प्रश्न आपके एकदम क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पर दिस वन इज द ऑप्शन नंबर 3 द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, बट आउट ऑफ दिस ऑल 3 आर करेक्ट। तो यहाँ पर पूछ रहा है फॉर कपलिंग टू विच इज ट्रू, तो ऑल आर ट्रू, बट यहाँ पर ऑल आर ट्रू नहीं दिया है, तो मैं कहूँगा कि ये प्रश्न गलत तरीके से पूछा गया है, इसलिए इसका कोई आंसर यहाँ पर नहीं बन रहा है, या तो बनता ऑल ऑफ एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ द कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक इज यूज्ड इन बॉक्सियन वैगन अंडर फ्रेम माउंटेड ब्रेक सिस्टम। देखिए वैगन में दो तरह के यूज किए जाते हैं, एक तो एल टाइप, दूसरा के टाइप। के टाइप BMBS में यूज किया जाता है। BMBS जो अभी बोगी माउंटेड ब्रेक सिस्टम आया है जिसमें 2 ब्रेक सिलेंडर लगे रहते हैं उसमें, और रेस्ट ऑफ ऑल में जो अंडर फ्रेम माउंटेड है ये बोगी माउंटेड है और बाकी के अंडर माउंटेड है ब्रेक सिस्टम। तो अंडर फ्रेम वाले में एल टाइप, तो ऑप्शन इज एल। के टाइप BMBC में। अगर कोच में पूछेगा BMBC बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर जो कोच का है ICF का, तो ICF में भी के टाइप यूज किया जाता है, यानी ये के टाइप ICF में भी यूज होता है ICF कोच में। अगला प्रश्न है C क्लास ODC शैल बी मूव्ड ड्यूरिंग विच टाइम। देखिए A क्लास, B क्लास और C क्लास 3 होता है। ये तीनों में ये 2 जो होते हैं डे एंड नाइट दोनों साइड में मूव कर सकते हैं, बट C क्लास जो होता है ये हमेशा केवल डे लाइट में ही मूव करेगा विथ परमिशन ऑफ CRS। इसमें CRS की परमिशन लेनी पड़ती है, तो ये ओनली डे लाइट। व्हाट इज द सीटिंग फोर्स रिक्वायर्ड फॉर माउंटिंग CTRB ऑन ए बॉक्सियन व्हील। व्हील में CTRB बैठाने के लिए कितने प्रेशर सीटिंग फोर्स क्या होना चाहिए वो पूछो। अगला प्रश्न है वाई यूनिवर्सल साफ्ट यूनिवर्सल साफ्ट इज यूज टू ड्राइव रेडिएटर फैन ऑफ ए लोको। इट इज़ रिजिड, इट इज स्ट्रांग, सेल्फ अलाइन। चूँकि ये स्वयं संरेखित होता है इसलिए जो है इसमें यूनिवर्सल साफ्ट यूज किया जाता है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन ऑफ डीजल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव। देखिए स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन जो होता है इसका यूनिट होता है GM/bph ब्रेक हॉर्स पावर आवर। ये ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 2 भी होता अगर इसको ग्राम में कर दिया जाता, ग्राम पर किलोवाट आवर। देखिए यहाँ पर क्या कि अगर हम करें तो 1 किलोवाट आवर बराबर क्या होता है, किलोवाट आवर को अगर हम करें तो 1.34 HP हो जाता है। तो अगर इससे इसको कंफर्म करते तो अगर ये ग्राम पर किलोवाट आवर होता तो ये भी ऑप्शन होता, बट यहाँ राइट ऑप्शन है 1
वो टिक जो है यहाँ 2 पे लग गया है। 1 नंबर ऑप्शन जो है राइट है, ये आप रखिए। अगला देखिए, इन एल्को टाइप WDM2 लोकोमोटिव व्हाट इज द परमिसिबल टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द टू कॉन्सिक्यूटिव मेन बियरिंग्स में इसमें आपका होता है 10 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस का जो है डिफरेंस रहता है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग थ्रू आउट द बर्नड गैसेज ड्यूरिंग स्केवेंजिंग। स्केवेंजिंग प्रोसेस क्या होता है कि जली हुई गैसों को बाहर निकालना। तो इन बर्नड गैसेज को बाहर निकालने के लिए क्या होता है, फ्रेश एयर रहता है, वो आपको बाहर निकालता है। द ट्रैक्टिव फोर्स फ्रॉम वन व्हीकल इज ट्रांसमिटेड टू द एडजॉइनिंग व्हीकल्स इन ए ट्रेन बाई विच अरेंजमेंट। एक कोच से दूसरे कोच में ट्रैक्टिव फोर्स, तो एक कोच दूसरे कोच से ड्राफ्ट गियर के द्वारा अरेंज रहते हैं। ड्रा गियर, यहाँ ऑप्शन है ड्रा गियर, तो ड्रा गियर चूँकि एंकर लिंक तो बोगी में लगा रहता है, नीचे रहता है बफिंग गियर, तो बफ मोड के लिए रहता है। ड्रा गियर जो है आपका ये ट्रैक्टिव फोर्स के लिए रहता है। अगला देखिए, व्हाट इज द रिकमेंडेड रेंज ऑफ ब्रेक पिस्टन ट्रबल एडजस्टमेंट इन WDM2 लोकोमोटिव। WDM2 लोकोमोटिव में ब्रेक पिस्टन ट्रबल एडजस्टमेंट 20 से 30 mm होता है, 30 mm, तो जो कि इसमें नहीं है, तो यहाँ पर हो गया ऑप्शन 4। अब ये ऐसे प्रश्न हैं जहाँ पर आपको याद ही रखने हैं, डेटा याद है तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ एंटी रोल बार इन LHB कोचेस। LHB कोच में एक एंटी रोल बार का प्रोविजन है जो कि कोच के रोलिंग मोशन को रोकता है। यानी जो आपका कर्व वगैरह पर जब टर्न करता है गाड़ी, तो रोलिंग मोशन जो होता है, जैसे अपर सीट पे कोई बैठा हो, लेटा हो, तो रोल करने की कंडीशन हो, उसको रोकता है, यानी रिड्यूस इंक्लाइनेशन। तो अब देखिए कि इसमें रिड्यूस कहाँ है, तो रिड्यूस यहाँ है इंक्लिनेशन। इंश्योर ए कांस्टेंट रिड्यूस इंक्लेशन कोफिशिएंट ड्यूरिंग द रनिंग ऑफ द ट्रेन, दिस इज द राइट आंसर, सेकेंड नंबर। व्हाट इज द रेटिंग एट विच इलेक्ट्रिसिटी इज सप्लाइड बिटवीन द LHB कोच थ्रू द फीडर लाइन। फीडर लाइन से LHB में 750 वोल्ट यहाँ भी दिया, यहाँ भी दिया है। 3 फेस रहता है, तो यहाँ 3 फेस AC रहता है, तो ये ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द मिनिमम प्रेशर डिफरेंस रिक्वायर्ड बिटवीन टू बेलोज इन सेम बोगी ऑफ द LHB कोच फॉर एक्टिवेटिंग फीबा। फीबा को एक्टिवेट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कंफर्म कर दूं कि आपका एक बोगी में 2 लगे रहते हैं एयर स्प्रिंग, एक ऐसे, तो बोगी है, इन बोगी को एयर स्प्रिंग को कनेक्ट करता है एक डुप्लेक्स चेक वाल्व, हम करते हैं DC कर देते हैं कि डुप्लेक्स चेक वाल्व। कंडीशंस क्या होता है कि यदि इस साइड राइट या लेफ्ट के दोनों में से किसी भी एयर स्प्रिंग में अगर प्रेशर डिफरेंस 1.5 kg प्लस माइनस 0.1 हो गया, तो ये डुप्लेक्स चेक वाल्व एक्टिव हो जाता है और ज़्यादा साइड से कम साइड की तरफ प्रेशर देने लगता है। बट फीबा एक्टिवेट होने के लिए इन दोनों में से राइट या लेफ्ट के कोई भी एयर स्प्रिंग अगर बस्ट हो जाते हैं और बस्ट होने के ड्यूरेशन में उसमें प्रेशर कम होते होते 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर बचता है, ठीक है, रिमेन्स, यानी दिस इज वर्क्स ऑन द एब्सोल्यूट प्रेशर सिस्टम। एब्सोल्यूट प्रेशर सिस्टम में है कि 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का जब प्रेशर बचेगा देन जो है फीबा एक्टिवेट होगा। फीबा मीन्स फेल्योर इंडिकेशन कम ब्रेक एप्लीकेशन। तो यहाँ पर पूछ रहा है 2 बेलोज में क्या डिफरेंस होगा, तो 2 बेलोज में जो डिफरेंस होता है उससे फीबा नहीं एक्टिवेट होता है बल्कि डुप्लेक्स चेक वाल्व एक्टिवेट होता है। तो यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन ही गलत है, ठीक है, तो इसलिए इसमें से कोई भी आंसर सही नहीं है। अगला प्रश्न, एज पर IRCA पार्ट 3 इंडियन रेलवे कॉन्फ्रेंस एसोसिएशन, IRCA का भी फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। पार्ट 3 इज अप्लीकेबल फॉर द वैगन एंड पार्ट 4 इज अप्लीकेबल फॉर द कोचेस। अब यहाँ पर क्या पूछ रहा है, व्हाइल चेंजिंग द व्हील्स ऑफ कैसनब बोगी की बात कर रहा है। कैसनब लगता है वैगन में। इंसिक्लाइन वर्कशॉप, व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट फॉर व्हील ट्रेड डायमीटर डिफरेंस इन द सेम बोगी पूछ रहा है। तो देखिए मैं बता दूँ कि सेम एक्सल में 0.5 होता है और सेम बोगी में 13 mm और सेम वैगन में 25 mm।
ये अप्लीकेबल है वैगन के लिए। बट अगर यही कोच कर देंगे तो 0.5 हो जाएगा, और सेम एक्सल में 5 mm हो जाएगा, और सेम कोच में 13 mm। ए दिस इज फॉर कोच। तो ये आपका है। तो अब यहाँ पूछ रहा है सेम बोगी और यहाँ वैगन है, तो सेम बोगी और वैगन का ये बता दिया कि एक ही बोगी में, एक ही ट्राली में 13 mm, तो आंसर इज 13 mm, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है विच प्रोडक्शन यूनिट डेवलप्ड द फर्स्ट इंडिजीनियसली मेड ट्रेन सेट। फिर से वही वंदे भारत का प्रश्न है। तो इसको वेल नोन हो गया है, तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जिसे हम ICF कहते हैं, ICF में ये बना है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई द्वारा, इंडिजीनियसली मतलब यहाँ का बनाया हुआ है। व्हाट शुड बी द मैक्सिमम गैप बिटवीन द ब्रेक डिस्क एंड ब्रेक पैड ऑफ LHP कोच। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मैक्सिमम गैप पूछ रहा है। देखिए हमारा 1 से 1.5 mm का गैप होता है ब्रेक पैड एंड ब्रेक डिस्क के बीच में एक साइड, तो बट यहाँ मैक्सिमम पूछ रहा है तो 1.5 mm विदाउट एनी डाउट, 1.5 mm मैक्सिमम गैप। अब कभी कभी पूछ लेता है ब्रेक पैड का नया साइज़ क्या है, तो न्यू साइज़ में ही मैं यहाँ बता देता हूँ आपका 35 mm होता है, और इसका कंडमिंग साइज जो होता है 7 mm होता है ब्रेक पैड का। यहाँ पर ब्रेक पैड बात कर रहा है LHP का, तो ये आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस तैयार हो गए। न्यू साइज 35 mm, कंडमिंग साइज 7 mm, और गैप जो बोल रहा है 1.5 mm मैक्सिमम। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द कलर कोड यूज्ड ग्रुपिंग सर्विसेबल हेलिकल स्प्रिंग ऑफ ICF बोगी। तो इसको आपको याद करना पड़ेगा, येलो, ब्लू और ग्रीन रहता है। जहाँ पर एक्सप्लेन करने की ज़रूरत कम लग रही है वहाँ पर मैं थोड़ा फास्ट स्पीड जो है बढ़ा करके दे रहा हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी न हो जाए। हाउ मेनी शॉक एब्जॉर्बर्स या डैम्पर्स आर यूज्ड इन LHP कोचेज। तो जब LHP कोच की बात करेगा तो आपको बता दूं एक बोगी में या एक ट्राली में 9 होता है, एक कोच में 18 होगा डैम्पर्स। ठीक, प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर, सेकेंडरी वर्टिकल, सेकेंडरी लैटरल या डैम्पर, ये सब मिला करके 9 डैम्पर एक ट्राली में होता है, और जो है एक कोच में 18 डैम्पर। विच डिवाइस इज यूज फॉर रिस्ट्रक्टिंग वर्टिकल स्लाइडिंग ऑफ कपलर बिटवीन द इंजन एंड LHP पावर कार। LHP और इंजन के जो LHP का पावर कार होता है, जो फर्स्ट कोच इंजन से अटैच किया जाता है, उसके बीच कपलिंग जो नकल होता है ये स्लिप न कर जाए, मतलब झटके से बम्प होकर के, उसके लिए रिस्ट्रक्टर लगाया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 है। अगला प्रश्न है व्हाट इज द मिनिमम डायमीटर ऑफ द व्हील ऑफ द LHP कोच व्हेन द व्हील इज कंडम्ड। व्हील कंडमिंग के लिए 845 mm और 855 mm, ये 2 डायमेंशंस डायमीटर जो है कंडमिंग डाया दिया गया है, कंडमिंग डायमीटर। अब आप कहेंगे कि 2 क्या है, न्यू कितना है, न्यू तो सबको पता होना चाहिए, न्यू जो है 915 mm होता है न्यू, बट कंडमिंग क्या है ये। अब ये कैसे है देख लीजिए कि जो व्हील पहले यानी जब LHP चला तो पहले आए जिनका वेब थिकनेस 13 mm है, वेब थिकनेस 13 mm है, उनके कंडमिंग डाया 855 mm कर दिए गए, क्योंकि पहले 845 था, बट जब डिस्क ब्रेक होने लगा उसका जो है व्हील का, तब उसको बढ़ा करके 855 कर दिया गया। उसके बाद जो नए कॉन्ट्रैक्ट दिए गए हैं जिसका वेब थिकनेस 17 mm प्लस -3 mm है, 17 है, उसमें जो है उसका 845 ही है। अब जो नए आ रहे हैं उनका कंडमिंग 845 है। तो देखिए इसमें कोई नहीं है, तो नन ऑफ एबव। विच डिवाइस इज यूज टू ट्रांसमिट लोको स्पीड फ्रॉम एक्सल टू द स्पीडोमीटर ऑफ WDM2। तो इसमें होता है एक्सल जनरेटर। What is the name of the distance between axle box crown and crown safety bolt in ICF कोच। देखिए ICF कोच में जो होता है, जहाँ पर ये क्राउन बोल्ट की बात कर रहा है, इस क्राउन बोल्ट को ओपन करके जब शेड्यूल करते हैं तो उसमें डैशपॉट में ऑयल डाला जाता है। तो वहाँ से जो क्राउन बोल्ट के और एक्सल बॉक्स क्राउन और क्राउन बोल्ट के बीच का डिस्टेंस होता है, दैट इज कॉल्ड ए क्लियरेंस। अब यहाँ B और C दिया है, तो मैं आपको यहाँ पर भी बता दूंगा कि B और C क्या है। B क्या है, जो बोस्टर होता है, बोस्टर का यानी बोगी बोस्टर टू बोगी फ्रेम, जो बोगी बोस्टर होता है और बोगी का ही फ्रेम,
यानी नीचे के बोगी के, इसके बीच के गैप को बी क्लियरेंस कहते हैं। और सी क्लियरेंस जो होता है ये बोगी टू फ्रेम, बॉडी फ्रेम, बोगी फ्रेम टू बॉडी है, बॉडी बोगी क्लियरेंस एक प्रकार से कहिए। बॉडी बोगी क्लियरेंस जो होता है दैट इज कॉल्ड सी क्लियरेंस। तो आपको ए बी सी तीनों क्लियरेंस पता चल गया। ये आपके एक्सेज क्वेश्चंस हैं। विच टेस्ट इज कंडक्टेड इन लोकोमोटिव इंटरनल क्रैक्स डिटेक्ट कंडक्ट विच टेस्ट इज कंडक्ट टू डिटेक्ट इंटरनल क्रैक्स इन द एक्सल ऑफ द वैगन। वैगन का एक्सल का डिस्टेंस का डिटेक्ट करने के लिए यूएसटी अल्ट्रासोनिक टेस्ट, कभी कभी यूएसटी पूछते हैं, कभी अल्ट्रासोनिक लिखें। रेस्ट ऑफ ऑल जो है ये सरफेस टेस्ट के लिए रहता है। सभी चारों जो है उसमें जो है ऑप्शंस थे वो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग मेथड है। वाई रिजर्वायर इज रिवर्सर इज यूज्ड WDM टू लोकोमोटिव। रिवर्सर तो रिवर्सिंग डायरेक्शन के लिए होता है ट्रैक्शन मोटर के, तो एक नंबर का आंसर हो गया ये ऑप्शन नंबर 1। विच टाइप ऑफ डीजल इंजन इज फिटेड इन GM लोकोमोटिव। GM इज आल्सो नोन एज HHP लोको। HHP लोको में क्या होता है 16 सिलेंडर और 2 स्ट्रोक यूज किया जाता है। तो आपको याद है तो यहाँ पर दिया है 2, तो 2 स्ट्रोक हो गया ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच लेंथ ऑफ द LHP कोच इज इंक्रीज्ड बाय कंपेयर टू ICF कोच। इट इज़ वेल नोन एंड पॉपुलरली नोन अप्रॉक्सीमेटली 2 मीटर है। अब 2 मीटर कैसे है कोच? ICF का जो है 21,336 mm है। ये कोच बॉडी की बात कर रहा हूँ और ये 23,540 है। तो अप्रॉक्सीमेटली जो है कोच बॉडी का ये है। और जब सेंटर CBC टू CBC करते हैं तो LHB का कितना होता है 24,000 mm यानी 24 मीटर। और ICF का होता है 22,297 तो 96-97 दोनों लिखते हैं कई बार। तो ये जो है रहता है तो ये भी लगभग 2 मीटर है। ये जब CBC टू CBC पूछा जाए तब है, और ये कोच बॉडी पूछ लिया गया तो ये अप्रॉक्सीमेटली 2 मीटर। अगला प्रश्न है विच शॉप मेनली कंडक्ट रिपेयर ऑफ मशीनरी एंड प्लांट इन इंडियन रेलवे वर्कशॉप। रेलवे वर्कशॉप में M&P सेक्शन जो है ये मिलराइट के अंतर्गत आता है, तो कंडक्ट मिलराइट शॉप। अगला प्रश्न है हाउ मेनी इमरजेंसी विंडोज प्रोवाइडेड इन ICF डिजाइन AC 2 टियर कोचेज। चाहे AC 2 टियर हो या 3 टियर हो, सब में जो है 4 रहता है 4। व्हाट इज द चोक साइज ऑफ द GEV गार्ड इमरजेंसी ब्रेक वाइन पूछ रहा है। ICF का पूछ रहा है, चूँकि ICF में रहता है 8 mm। तो देख लीजिए ICF में GEV गार्ड इमरजेंसी वाल्व भी 8 mm होता है, और ICF में जो PEAV होता है पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म वाल्व PEAV वहाँ भी 8 mm का रहता है। लेकिन ये LHB का जो PEAV भी रहता है, LHB में PEAV उसमें ये 19 mm का होल होता है। तो यू शुड बी वेरी क्लियर, 19 mm का होल जो है LHB के PEAV में, ICF के PEAV में 8 mm, और GEV गार्ड इमरजेंसी वन में 8 mm का रहता है। नेक्स्ट, फॉर POH ऑफ न्यू बिल्ट बॉक्सियन HL वैगन इज डन आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स इन द मैन्युफैक्चरिंग। तो ये यहाँ पर आंसर है 6 ईयर्स। ये ऑप्शन नंबर 3। इसको आपको POH और RVH जो है इसको याद करने रहेंगे। अगला प्रश्न है व्हाट शुड बी द ब्रेक पावर ऑफ CC रेक आफ्टर एग्जामिनेशन फ्रॉम नोडल पॉइंट। नोडल पॉइंट मतलब जो प्राइमरी स्टेशन हो जहाँ से गाड़ी स्टार्ट हो रहा है, तो वहाँ CC रेक देखिए 100% होता है, ये आपको जानकारी हो। CC 100% में तीनों का बता दे रहा हूँ। CC रेक 100%। इंड टू इंड रेक एग्जामिनेशन होता है, ई करते हैं, इंड टू इंड इसका 90% रहता है नोडल पॉइंट से। और जो प्रीमियम रेक एग्जामिनेशन होता है, PR कर दिया प्रीमियम रेक एग्जामिनेशन, ये 95% ये नोडल पॉइंट से आपके ब्रेक पावर दिए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर और भी क्लियर कर दूँ, इन रूट में ये 90% अलाउड है, और ये जो है आपका इन रूट 75%, और ये जो है निल, इसका कुछ दिया ही नहीं है रेलवे बोर्ड के गाइडलाइन के अनुसार। ठीक है, तो आपका CC रेक से संबंधित ये प्रश्न था। इफ़ ए लोड देयर इज ए एयर प्रेशर इन BP, then what is essential while uncoupling of the BP air hose? Not only BP, along with the FP। BP और FP अगर किसी में प्रेशर है तो आपको एयर होज को पहले क्या करना है, दोनों साइड के एंगल काक को बंद करना है। ठीक है, ये दोनों साइड के एंगल काक को आपको बंद करना है।
देन जो है आपको खोलना है। अदरवाइज उसमें 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का बीपी में प्रेशर रहता है, यानी 1 सेंटीमीटर में 5 kg का प्रेशर, तो बहुत हैवी प्रेशर होता है, जिसे अगर आप खोलते हैं तो नुकसान कर सकता है, आपको चोट लग सकता है। इसलिए क्लोज बोथ एडजेसेंट बीपी एंगल काक। तो जब एंगल काक बंद करते हैं तो उसके नीचे एक होल रहता है जहाँ से एयर होज का प्रेशर निकल करके बाहर चला जाता है एटमॉस्फेयर में, तो ये खाली हो जाता है, तो आप खोल लेते हैं। बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। विच टाइप ऑफ वेल्डिंग इज मोस्ट सुटेबल फॉर वेल्डिंग ऑफ स्टेनलेस स्टील। देखिए LHB जो है स्टेनलेस स्टील है, उसमें टिक वेल्डिंग, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेजरेबल फील्ड इफेक्ट्स एराइजिंग ड्यू टू द नॉर्मल वियर एंड टियर ऑफ द रोलिंग स्टॉक। रोलिंग स्टॉक में दो तरह से एक फील्ड इफेक्ट्स जनरेट होते हैं, एक ड्यू टू फ्रिक्शन और दूसरा रहता है ड्यू टू टेम्परेचर। ड्यू टू फ्रिक्शन जो है 3 डिफेक्ट यहाँ दिया गया है, थिन टायर, थिन फ्लेंज, डीप फ्लेंज, शार्प फ्लेंज, और 3 इसके एक होता है रूट रेडियस। मैं आपको सातों फील्ड इफेक्ट बता देता हूँ। रूट रेडियस हो गया, हॉलो टायर हो गया और फ्लैट टायर हो गया। तो ये 6 डिफेक्ट रहते हैं जो कि आवाज़ की डेट में है। एक होता है थिन टायर, तो थिन टायर कह दें, TT कर दें, थिन टायर। तो ये अब चूँकि टायर रहता ही नहीं है तो इसलिए अब ये बाहर है, समझ लीजिए आउट ऑफ 7। बट ये 6 डिफेक्ट जो हैं ये टायर डिफेक्ट गेज से मापे जाते हैं। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि फील्ड डिफेक्ट एराइजिंग ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड किसको हम मेजरेबल कर सकते हैं, तो ऑल ऑफ द एबव। ये थिन फ्लेन, डीप फ्लेन, शार्प फ्लेन, इनके नए साइज और कंडमिंग साइज रहते हैं, तो आपको फील्ड डिफेक्ट पे पढ़ना पड़ेगा। ठीक, अगला देखिए, व्हाट इज द POH पीरियडिसिटी ऑफ न्यूली बिल्ट ICF कोचेज वर्किंग इन मेल एंड एक्सप्रेस। जब भी कोई कोच बन करके आता है, न्यू PU से आता है, तो उसका जो है POH 24 मंथ रहता है। सब्सिक्वेंट जो है POH जो है 18 मंथ POH होता है नॉर्मली, और IOH जो होता है, ये POH हो गया, IOH जो है वो आपका 9 मंथ है ICF का। ठीक, बट न्यू की बात कर लिया यहाँ की PU से आ रहा है तो 24 मंथ। व्हेन ड्राइवर इज वर्किंग फ्रॉम राइट कंट्रोल स्टैंड एंड A9 इज अप्लाइड फ्रॉम लेफ्ट और राइट की बात हो गया इन इमरजेंसी पोजीशन, देन व्हाट विल बी हैपन, लोकल विल कम इन आइडियल, लोको आइडियल हो जाएगा। फर्स्ट नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज मोस्ट सुटेबल टू मेजर एक्सटर्नल, देखिए एक्सटर्नल, इंटरनल डायमीटर एंड सॉफ्टवेयर थिकनेस। एक्सटर्नल भी, इंटरनल भी, थिकनेस भी। तो ऑप्शन देखिए, आउटर ये तो बाहर का हो गया एक्सटर्नल, इनर तो इनसाइड हो गया तो इंटरनल हो गया, डेप्थ ये हो गया। वर्नियर कैलिपर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे ये तीनों मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर द ब्रेक कैलिपर यूनिट इज माउंटेड ऑन द LHB कोच, बोगी क्रॉस बीम, बोगी साइड फ्रेम, व्हील एक्सल, इंडिया। देखिए हम बताते हैं जब LHB का कोच, तो उसमें बताते हैं कि 2 वाई फ्रेम होता है, 2 वाई फ्रेम और 2 क्रॉस बीम। तो इसी क्रॉस बीम पर आपका ब्रेक कैलिपर लगा रहता है, तो बोगी क्रॉस बीम हो गया यहाँ पर। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ SAB इन वैगन, स्लैग एडजस्टर ब्रेक रेगुलेटर। ये क्या करता है, टू मेंटेन द स्लैग बिटवीन पुल रॉड एंड लीवर, टू मेंटेन द पिस्टन एंड ब्रेक सिलेंडर। ये मैंने आपको इसके पहले कोई क्वेश्चन आया था जिसमें बता दिया था, टू मेंटेन द स्लैग बिटवीन ब्रेक ब्लॉक एंड व्हील ट्रेड। देखिए व्हील ट्रेड पर जब ब्रेक ब्लॉक लगता है, ब्रेक एप्लीकेशन रिलीज जो होता है, तो ब्रेक ब्लॉक का वियर होता है, घिस जाता है, तो उसके बीच क्लियरेंस बनता रहेगा, तो उसी क्लियरेंस को ये मेंटेन करता है जो SAB, इसलिए वो लगाया गया रहता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PEAST, जो ACP करते हैं अलार्म चेन पुलिंग, तो यहाँ PEAST में एक वाल्व रहता है जो रोटेट कर जाता है, तो PEAB से प्रेशर निकलता है, जो PEAB के मैंने बता दिए पहले। तो पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस, तो पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। विच टाइप ऑफ द ट्रांसमिशन इज यूज्ड इन HHP में AC ट्रांसमिशन यूज किया जाता है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। आंसर नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3। इन एयर ब्रेक सिस्टम ऑफ द कोच द थ्रेड जॉइंट्स आर टाइटेंड विथ विच टाइप ऑफ द टेप, सेलो टेप, टेफ्लॉन टेप, पेपर टेप। देखिए
ये तो आपके घर में भी आम वाटर टैप वगैरह रहते हैं तो उसमें भी टेफ्लॉन टेप ही जनरली लगाए जा रहे हैं। तो ये आपको जानकारी हो कि जो भी ब्रेकिंग सिस्टम है वहाँ पर हम लोग टेफ्लॉन टेप लगाते हैं। बहुत जनरल क्वेश्चन है, 2 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द रूट रेडियस व्हेन न्यू व्हील इज टर्न इन व्हील लेथ वन व्हील प्रोफाइल। मैंने बताया था अभी, ये रूट रेडियस जो होता है ये भी व्हील डिफेक्ट से ही नापते हैं। तो 14 mm जो है न्यू है, 13 mm कंडमिंग है। तो ये 1 mm का गैप है, दैट इज़ वेरी लेस, बट ये न्यू साइज 14 mm है इसके लिए। व्हाट टाइप ऑफ द एक्सल इज यूज्ड इन AC एंड नॉन AC ऑफ ICF कोच। AC में हम कहते हैं 16 टन और नॉन AC में 13 टन। तो यहाँ देखिए तो 16.25 एग्जैक्ट रहता है वो, 16 टन और 13 टन फॉर नॉन AC। ठीक, तो ये ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। अगला देखिए, विच टाइप ऑफ कपलर इज यूज्ड इन डेमो एंड EMU। डेमो और EMU में हमारे साखू कपलर यूज किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 आपके LHB गाड़ी में जो है हमारा AAR टाइप कपलर यूज किया जाता है। और वंदे भारत में जो कोच टू कोच जोड़ने का रहता है वो सेमी परमानेंट कपलर कहलाता है। तो आपको ये पता हो गया कि AAR टाइप जो है आपके LHB कोच में हो गया, LHB कोच। और वंदे भारत में मैंने बता दिया सेमी परमानेंट कपलर, सेमी परमानेंट कपलर, SPC कर दिया, सेमी परमानेंट कपलर। आप लिख लीजिएगा, जिस समय आप ये वीडियो देख रहे हो उस समय जो भी ज़रूरतें हों उनको आप नोट डाउन करते जाइए। अगला प्रश्न है, इन विच शेड्यूल मेंटेनेंस ऑफ ICF कोच द कोच इज टू बी डिटैच्ड फ्रॉम रेक एंड प्लेस इन सिक्लाइन फॉर मेंटेनेंस। मैंने जब शायद स्टार्टिंग में ही कोई क्वेश्चन आया था तो वहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर दिया था कि किन कंडीशन में करना पड़ता है डिटैच, बट वो LHB का था, यहाँ पर ICF का पूछा है। तो देखिए ICF में A और B शेड्यूल जो होता है ये पिट लाइन में ही हो जाता है, पिट लाइन रेक एग्जामिनेशन के लिए। जो इंटरमीडिएट ओवरहॉलिंग होता है IVH, इसके लिए कोच को डिटैच करना पड़ता है। आइदर IVH और POH के लिए भी रहेगा तो भी आपको डिटैच करना पड़ता है। तो IH POH या कोई भी अनशेड्यूल्ड हो तो उसके लिए आपको मतलब डिरेलमेंट में इन्वॉल्व हो गया होगा, सिग्नल कार टेस्टिंग वगैरह के लिए भी सिक्लाइन में लेते हैं तो डिटैच करना पड़ता है। बट जो इसका प्रॉपर शेड्यूल रहता है A और B शेड्यूल जो करते हैं वो आपका पिट लाइन में ही कर देते हैं, रेक डिटैच नहीं करना पड़ता है कोच। तो ICF में आपको पता हो गया कि A B और इसी IOH को C शेड्यूल हम कहते हैं। तो A B C शेड्यूल, और मैंने LHB में बताया था D1 D2 D3 SS1 SS2 SS3। तो आई थिंक ये आपका क्वेश्चन बहुत बढ़िया तैयार हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन इज नॉट डन ड्यूरिंग रोलिंग इन एग्जामिनेशन। यानी रोलिंग इन एग्जामिनेशन, रोलिंग इन रोलिंग आउट, ये एग्जामिनेशन जो होता है ये CNW डिपार्टमेंट में बहुत महत्वपूर्ण एग्जामिनेशन होता है। जब गाड़ी चल करके दूर के स्टेशन से आती है तो उसका रोलिंग इन किया जाता है। तो रोलिंग इन में क्या करते हैं, ऑब्जर्व फॉर एनी लूज एंड डैंगलिंग कंपोनेंट्स, यस देखते ही हैं। ऑब्जर्व वेदर देयर आर एनी फ्लैट प्लेसेस ऑन द टायर स्किडिंग व्हील, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखते ही हैं। ऑब्जर्व एंड लिसन फॉर एनी वार्म एक्शन डैमेज इन रोलर बेरिंग, जिसे हम हार्ट एक्सल कहते हैं। ये तीनों बहुत महत्वपूर्ण एग्जामिनेशन है जिसे हम करते ही हैं, ठीक है। बट यहाँ क्या कर रहा है कि ऑब्जर्व दैट एनी कोच या वैगन हैज़ लो डायमीटर, यही नहीं देखते हैं रोलिंग इन में। चूँकि रोलिंग इन में विजुअल एग्जामिनेशन होता है वहाँ पर हम डायमीटर इसका नहीं चेक करते हैं। तो ये यहाँ भी कह रहा है कि नॉट डन, जो नहीं डन है वो ये है व्हील डायमीटर। चलिए अब हम आ गए हैं पार्ट बी में। पार्ट बी में आ गए हैं तो क्या है कि इसमें 55 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें 15 राजभाषा का भी रहेगा और बाकी के क्वेश्चन GK एंड मैथमेटिक्स रहेगा। तो इसको देखते हैं तो थोड़ा सा ये ज़रूर फास्ट होगा। देखिए, वेयर द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरपोल लोकेटेड, ये आपको याद रखना है, लियोन, सेकंड ऑप्शन हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, कालिदास, रघुवंश, भाषा, स्वप्नवास दत्ता, सुबंध, कादम्बरी, हर्ष रत्नावली। कादम्बरी जो है कि नहीं मैच है चूँकि इसको बाणभट्ट ने लिखा था। कौन लिखेंगे, बाणभट्ट, ठीक है। तो ये जो है आपका रहेगा
बाणभट्ट। अगला देखते हैं, हु वाज फाउंडर ऑफ द स्लेव डायनेस्टी? गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक इज़ वेल नोन। सेकंड नंबर ऑप्शन जो है राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? करेक्टली मैच्ड क्या नहीं है? बाबर खानवा का युद्ध मैच है, हुमायूं चौसा का युद्ध हुआ था, अकबर हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, बल्ख का युद्ध जहांगीर ये चौथा नहीं मैच है। ये कौन हुए थे? ये कुमानिद्स थे, उनके बीच में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ प्रोवाइड्स द बेसिस ऑफ टेम्परेचर मेजरमेंट? देखिए टेम्परेचर मेजरमेंट में थर्मोडाइनमिक्स का जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, थर्ड लॉ, सेकंड लॉ, ये थर्मोडाइनमिक्स के लॉ है। जीरोथ लॉ में क्या कहता है कि ए अगर बी के साथ, बी और सी ले लीजिए, ए अगर बी के साथ में इक्विलिब्रियम में है टेम्परेचर में और एक सी के साथ है तो बी और सी भी आपस में इक्विलिब्रियम होंगे, तो ये टेम्परेचर को डील करता है, तो दैट इज कॉल्ड जीरोथ लॉ ऑफ द थर्मोडाइनमिक्स। और फर्स्ट लॉ क्या है कि फर्स्ट लॉ में हम पढ़ते हैं, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फार्म टू द अनदर फार्म। सेकंड लॉ जो इसका सेकंड लॉ जो है इंक्रीज्ड एंट्रोपी की बात करता है। सेकंड लॉ में इंक्रीज्ड एंट्रोपी की बात है, जिसमें वही कि कोई भी लोअर से अपर की तरफ में कोई भी मशीन अपलिफ्ट नहीं कर सकता है जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगाया जाए। और थर्ड लॉ जो है ये होता है कि एब्सोल्यूट जो है एंट्रोपी जो है एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर जो है ये रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट रहता है। एट व्हाट टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ गैस बिकम्स जीरो? तो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर गैस जो है बिकम्स जीरो, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 है। अगला प्रश्न है, बायोगैस कंसिस्ट ऑफ विच टाइप ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग? देखिए बायोगैस जो होता है उसमें मीथेन एंड CO2 विथ सम इम्प्योरिटीज रहता है। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज फर्स्ट सुपर कंप्यूटर? सुपर कंप्यूटर परम 8000 इज इंडियाज फर्स्ट सुपर कंप्यूटर। आपको जीके तैयार करना पड़ेगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्केलर क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी देखिए वेलोसिटी, मोमेंटम, डिस्प्लेसमेंट, दीज ऑल थ्री आर वेक्टर क्वांटिटी है, और ये स्पीड जो है स्केलर क्वांटिटी होता है। ऑप्शन नंबर 4। अब आप ये समझ लीजिए पहले स्केलर और वेक्टर किसको कहते हैं? तो स्केलर क्वांटिटी द फिजिकल क्वांटिटी विच हैव ओनली द मैग्नीट्यूड, तो उसको स्केलर कहते हैं। और वेक्टर क्वांटिटी में जो भी फिजिकल क्वांटिटी है दैट इज हैव ए मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, तो वो वेक्टर कहलाएंगे। जैसे इसमें टाइम भी हो गया, टाइम, स्पीड, दीज आर अंडर स्केलर क्वांटिटी। अगला प्रश्न देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट रैम? रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी जो रहता है, इसमें रैम इज टेम्पोररी स्टोरेज डिवाइस, रैम इज सेम एज हार्ड डिस्क स्टोरेज, रैम इज वोलेटाइल इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन रैम इज गॉन व्हेन यू टर्न द कंप्यूटर ऑफ। यस, कंप्यूटर में देखिए ना 2GB 3GB 4GB के रैम जो हम लगाते हैं कंप्यूटर को, तो उसमें कहते हैं रैम ख़राब हो गया या रैम है, तो रैम इज़ वेरी वोलेटाइल, मतलब इसमें जो भी आप रखे हैं जैसे ही कंप्यूटर बंद करते हैं ख़त्म हो जाता है। तो ये सभी इसमें सही है। इसमें नॉट ट्रू कह रहा है, इट इज़ नॉट लाइक ए हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क में क्या होता है, तो स्टोरेज होता है, परमानेंट स्टोरेज डिवाइस होता है हार्ड डिस्क। तो ये रैम तो वोलेटाइल होता है, ये टेम्पोररी स्टोरेज डिवाइस होता है। तो रैम, ये आंसर नंबर 2 जो है ये गलत है। अगला, विच टाइप ऑफ द गियर कॉमनली यूज्ड फॉर स्पीड रिडक्शन 50:1 के रेशियो में जो है वार्म व्हील जो रहता है, जो आपका गांव में देखिए चारा बालने का मशीन रहता है उसमें ये लगा होता है, तो वो कॉमनली रिड्यूस करता है ये। या आप दूसरा हेरिंग बोन भी होता है, लेकिन इस रेशियो में ऑलमोस्ट ये भी रहता है, बट मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो है वार्म व्हील है। द प्रोसेस ऑफ ग्रोविंग लार्ज मॉलिक्यूल्स फ्रॉम ए स्मॉल मॉलिक्यूल्स इज नोन एज पॉलीमराइजेशन। पॉलीमर्स जो होते हैं वो हम कहते हैं कि स्मॉल से लार्ज में ग्रो कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्शन यूनिट ऑफ इंडियन रेलवे इज द फर्स्ट प्रोडक्शन यूनिट टू बी सर्टिफाइड विद ग्रीन कंपनी प्लेटिनम रेटिंग? जो है इसके लिए मॉडर्न रेल कोच फैक्ट्री रायबरेली जो है MCF ये अवॉर्डेड किया गया है। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टैंडर्ड स्पेसिफिक टू ओनली रोलिंग स्टॉक इंडस्ट्री? रोलिंग स्टॉक इंडस्ट्री से कौन सा संबंधित है?
इंडस्ट्रियल रेलवे नहीं सॉरी इंटरनेशनल रेलवे इंडस्ट्री सेफ्टी, ये स्टैंडर्ड ये जो है आपका रोलिंग स्टॉक इंडस्ट्री से संबंधित है। इंटरनेशनल रेलवे इंडस्ट्री सेफ्टी ISO 3834 जो है ये आपके वेल्डिंग से है, वेल्डिंग टेक्नोलॉजी से है, वेल्डिंग का स्टैंडर्ड है। और 5S जो है ये तो क्लीनिनेस वगैरह से है, जिसमें हम कहते हैं सार्ट साइन और ये कहते हैं सेट इन आर्डर रहता है, सेट इन आर्डर और स्टैंडर्डाइज एंड सस्टेन ये जो होता है हमारा 5S है। ये क्वालिटी सिस्टम है ISO के, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के, तो ये सिस्टम है। ये आपका हो गया, मतलब ये ISO वेल्डिंग स्टैंडर्ड हो गए, ये 5S हो गए और ISIS हो गया। अगला प्रश्न है इफ़ गाट, देखिए यहाँ मैथमेटिक्स आ गया। इफ़ बी गाट 50% मार्क्स लेस देन ए, यानी ए को मान लीजिए 100 मिला, बी कह रहा है 50% कम, तो यानी इसको 50 मिलेगा। 100 का 50% 50 हो गया, ऐसे समझ लीजिए आप। परसेंट मार्क्स, व्हाट परसेंट मार्क्स डिड ए गाट मोर देन बी। अब यहाँ लेस था तो 50% हमने लेस कर दिया। अब पूछ रहा है कि ए जो है बी से कितना अधिक पाया है, तो बी का डबल पाया है, तो डबल का मतलब 100%, तो यहाँ पर ऑप्शन हो गया 100%। देखिए आपका मैथ जो होता है ये डिफरेंट मेथड होते हैं, तो जिस भी मेथड से आप सॉल्व कर सकिए, शॉर्टेस्ट मेथड आपको यहाँ पर अपनाना है जिससे आपका ये ऑप्शंस मैच करें। व्हेन ए नंबर ऑफ इज डिवाइडेड बाय 24 द रिमाइंडर इज 16, व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 8। अब यहाँ देखिए इसमें जब हम आपको कह रहा है कि जब कोई भी नंबर डिवाइड किया जा रहा है 24 से तो रिमाइंडर 16 है। व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 8। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये 16 डिवाइडेड बाय 8 कर देंगे तो वैसे भी है कि इसका रिमाइंडर 0 आएगा, ऑप्शन नंबर 4। ए मैन स्विमिंग स्पीड विद द करंट इज 20 किलोमीटर पर आवर एंड व्हेन द स्पीड ऑफ द करंट इज 5 किलोमीटर पर आवर, व्हाट विल बी द मेन स्विमिंग स्पीड अगेंस्ट द करंट। देखिए अगर मान लीजिए किसी स्विमिंग कर रहा है, यानी मतलब किसी नदी में, रिवर में अगर वो स्विमिंग कर रहा है, तो ये कह रहा है कि स्पीड विथ करंट, यानी एक जो तैर रहा है उसका स्पीड होगा, दूसरा उस धारा का। तो इसको हम करते हैं कि x प्लस वाई सपोज दैट कि आप करंट का है और x जो है उस आदमी का है जो मैन है, तो मैन प्लस करंट का 20 है, ठीक। अब इसमें कह रहा है स्पीड ऑफ द करंट इज 5, यानी y में जो है ये 5 है, तो x की वैल्यू आ गई 15, यानी जो मैन तैर रहा है उसका स्पीड 15 kmph है। अब यहाँ पूछ रहा है व्हाट विल बी द मेन स्विमिंग स्पीड अगेंस्ट द, ये तो धारा के तरफ साथ में रहता है, लेकिन अगर हम अपोजिट में करेंगे, अपोजिट में तैरेंगे धारा के विपरीत, तो 15 - 5, चूँकि धारा जो करंट है वो माइनस में हो जाएगा तो 10 हो जाएगा। 15 - 5 = 10, तो यहाँ पर है 10 kmph पर आवर। व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन द मिनट्स हैंड एंड द आवर्स हैंड ऑफ ए क्लॉक व्हेन द टाइम इज 8:30। देखिए अगर एक वॉच है तो यहाँ पर एक 12 है, इसको हम 12 टाइम में रहता है, मतलब पार्ट में। तो आवर्स जो है ये हमारा यहाँ से सेंटर से आवर्स जो है ये 1 मिनट जो जाता है, यानी ये 360 करेगा एक राउंड में, तो आवर्स वाला जो 360 चलेगा तो 360 डिग्री घूमने के लिए इसे 12 घंटे चलना पड़ेगा। तो 12 × 36 30 डिग्री, 30 डिग्री 1 घंटे में ये जाएगा, 1 घंटे पे 30 डिग्री घूम लेता है। इस तरह से 12 घंटे से में 360 डिग्री घूम लेगा। यहाँ कह रहा है 8:30, यानी ये वॉच जो है हमारा यहाँ पर 6, 7, 8, अब 8:30 है तो 8 से थोड़ा सा आगे रहेगा, चूँकि 8:30, तो 8 में कितना हो जाएगा, 8 × 30 यानी 30 कर दिए यहाँ, तो 8 आवर्स में 240 डिग्री हो गया, प्लस 30 मिनट और, यानी आधा मिनट, हाफ
गुणे 30 या 0.5 गुणे 30, तो ये कितना चल लिया यहाँ 15। तो ये टोटल आवर्स वाला चल लेगा 255 डिग्री। ठीक, अब उसी समय 8:30 पे आएगा तो हमारा ये जो मिनट का सुई है ये 30 डिग्री आ जाएगा। तो मिनट का क्या करता है कि मिनट का 360 डिग्री डिवाइडेड बाई ये जो घूमता है तो ये 60 डिग्री घूम जाता है, तो 60 डिग्री हमारा मिनट घूमता है, 60 मिनट तब जा कर के एक राउंड कंप्लीट करता है। तो यानी ये 1 डिग्री घूमने के लिए 1 मिनट में 6 डिग्री घूम जाएगा। 6 डिग्री 1 मिनट में, मिनट वाला। तो इसको 30 मिनट है तो 30 मिनट के लिए तो 30 गुणे 6 यानी 180 डिग्री ये घूम जाएगा। तो अब यहाँ पूछ रहा है कि एंगल क्या होगा, चूंकि ये इधर आएगा और मिनट का यहाँ रहेगा। मान लो रात को 8:30 बज रहा है तो 8 से थोड़ा सा ज़्यादा पे हमारा ये आवर का रहेगा और यहाँ मिनट का रहेगा। तो 8 और 9 के बीच में हमारा आवर्स का रहेगा और मिनट का यहाँ रहेगा। तो ये 30 मिनट जो आया तो 1 मिनट में 6 डिग्री घूमता है, तो 30 मिनट में 180 डिग्री घूम लेगा। और आवर्स वाला 8 घंटे में घूम लेगा 240 और 50% और जाएगा, मतलब 8 और 9 के बीच आधा, तो आधा के लिए 15 यानी 250 डिग्री। अब कह रहा है इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, तो 255 माइनस 180, तो यहाँ क्या हो गया 75। तो ये आपका 75 डिग्री राइट आंसर। Two identical solid cubes of side 2 meter are joined and end to end. What will be the total surface area of resulting cuboid? देखिए क्यूब को जोड़ा जाएगा, तो हमने मान लीजिए कि 2 जो है ये क्यूब हैं, इनको कह रहा है आइडेंटिकल जोड़ दीजिए, तो सेम जोड़ दिया हमने। तो अब तक जो था ये तो 2 था, 2 ये है, 2 ये भी रहेगा, हाइट भी 2 रहेगा, बट यहाँ पर 2 जोड़ दिया तो इसका यल जो है ये 2 हो गया। तो क्यूबाइड का एरिया क्या निकालते हैं, रिजल्टिंग एरिया यल बी प्लस बी एच, यानी बी को विड्थ समझिए, बी एच प्लस यल एच, ये आपको फार्मूला याद रखने पड़ेंगे, इंटू 2, तो ये रहेगा। तो अब यहाँ पर वैल्यू अगर पुटअप करेंगे तो 2 इंटू, देखिए यल तो जो है 4 हो गया, बाकी सब 2 रहेगा, तो 4 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 4 या 4 इंटू 2, क्योंकि यल तो 4 हो गया। तो अब ये कितना हो गया 2 इंटू 8 प्लस 4 प्लस 8, अब ये इक्वल टू आ गया 40। तो आप देखिए 40 मीटर स्क्वायर आपका ये, यानी क्यूब को 2 जोड़ दिए तो ये क्यूबाइड हो गया, घनाभ जिसे हम कहते हैं। तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया 2 इंटू ये, दिस इज द फार्मूला, आपको याद रखना है। ए सिंगल डिस्काउंट ऑफ 50% ऑफ एन आर्टिकल कास्टिंग 10,000 इज बेटर देन 2 सक्सेसिव डिस्काउंट 40, यानी कह रहा है कि 10,000 का चीज़ लीजिए, अगर वो डिस्काउंट देता है कि हम 50% दे दें, तो 50% ज़्यादा बढ़िया है, आपको जानना है, या पहले एक बार 40% दे फिर जितना रहे उस पर 10% दे, तो उसमें क्या डिफरेंस आएगा। देखिए 10,000 का 50% कर दिए तो 5,000 हो गया, तो आपका 50,000 वाला तो समझ में आ गया है 50%। अब दूसरे कंडीशन में क्या कर रहा है कि 10,000 का पहले 40% दिया, तो 40% यानी आपका सामान पड़ा 6,000 का, ठीक। फिर कह रहा है कि 6,000 पर मैं 10% और दे रहा हूँ, तो 6,000 का 10% हो गया 600। तो अब कितना बचा ये 5,400, यानी ये कितना बेहतर है, कितने रुपए, तो 400 रुपये बेहतर है, तो ये हो गया ₹400। ए वायर इन द फॉर्म ऑफ सर्कल हैविंग रेडियस 21 सेंटीमीटर, इट इज बेंट टू फॉर्म ए स्क्वायर, देन व्हाट विल बी द एरिया ऑफ स्क्वायर।
एक वृत्त है, इसकी त्रिज्या 21 है, रेडियस। तो इसका टोटल परिधि यानी सरकमफ्रेंस कितना होगा, 2 पाई आर। तो 2 पाई आर मतलब 2 गुणे 22/7 इंटू 21। तो ये 7×21 हो गया, 22×44, 44 3 3×12, 132 सेंटीमीटर हो गया। अब क्या कर रहा है, हमने इसके सरकमफ्रेंस निकाल दिया, मतलब दैट इज द लेंथ ऑफ वायर। अब ये कह रहा है कि उस वायर को हमने स्क्वायर बनाया, स्क्वायर बना दिया। ठीक, चलिए स्क्वायर बना दिया, ये स्क्वायर बन गया। तो यानी इसका साइज ए तो ये सेम होगा। तो यानी 132 डिवाइडेड बाई 4 कर दीजिए 4, तब तो एक का साइज हो गया, चूँकि 4 भाग में बट गया। तो ये हो गया 33, यानी A इक्वल टू हो गया 33। अब कह रहा है स्क्वायर निकालिए, तो एरिया का स्क्वायर का क्या रहता है, स्क्वायर इसका ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर यानी 33 इंटू 33। तो अब करेंगे तो इसका कैलकुलेशन आ जाएगा 1089, राइट आंसर। आगे प्रश्न देखिए, व्हाट इज द रेशियो ऑफ 100 मीटर टू 10 किलोमीटर। 100 मीटर 10 किलोमीटर। तो अब क्या कर लीजिए, 100 मीटर कर लीजिए, बट 1 किलोमीटर है 10 किलोमीटर। तो 10 किलोमीटर 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। तो 1000 कर लीजिए, अभी आप डिवाइड कर दीजिए, तो 1/100। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 2। ठीक, अगला देखिए, व्हाट विल बी द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ हेक्सागन। हेक्सागन मतलब 6 रहेगा उसमें एंगल। जब भी ऐसे क्वेश्चन को इंटरनल एंगल्स निकालना होता है तो देयर इज वन फार्मूला, दैट इज n-2 इंटू 180। ठीक है, 180 डिग्री। ठीक है, अब n इज नंबर ऑफ एंगल्स। तो जैसे पेंटागन हो, हेक्सागन हो, तो उसके लिए है फार्मूला है। तो टोटल इंटरनल एंगल्स निकालने के लिए ये फार्मूला है। तो यहाँ पर 6 - 2 हो जाएगा, चूँकि हेक्सागन है। तो ये 4 हो गया, 4 गुणे 180, तो कितना आ गया, ये 720 डिग्री। तो 720 डिग्री, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ द टू नंबर इज 25, द डिफरेंस इज 13, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ दिस नंबर। दो संख्या का योग 25 है, यानी x + y इक्वल टू 25। ठीक, और कह रहा है डिफरेंस 13 है, यानी x - y इक्वल टू, सपोज दैट टू नंबर्स ये 13 हो। अब इसको कर दीजिए, ये हो गया। तो x की वैल्यू कितना आ गया, 2x इक्वल टू 5 3 8 2 1 3 और 38, तो ये 19 आ गया x की वैल्यू। तो y की वैल्यू कितना आ गया, यहाँ पर कितना आ गया। तो अगर x की वैल्यू यहाँ रख देंगे, पुट कर देंगे, तो y की वैल्यू आ जाएगी 6। अब इसका कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ दिस नंबर। तो 19 × 6, तो ये हो जाए 114, राइट आंसर। ठीक, ए बैग हैज 8 रेड बॉल्स एंड 8 ग्रीन बॉल्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग ए रेड बॉल इफ इट इज ड्रॉन रैंडमली फ्रॉम बैग विदाउट सीइंग। अब इसमें क्या है, आपको देख लीजिए कि जो बाल निकालने हैं, तो रेड बाल निकालने हैं, उनकी संख्या कितनी है, 8 बटे टोटल बाल्स तो 16। तो ये 1/2 हो गया। तो 1/2 प्रोबेबिलिटी रहेगा, मैंने 16 बाल में से 8 रेड है, 8 ग्रीन है, 8 निकालने की नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी 50%, तो 1/2। व्हाट इज द पर्पज ऑफ रियोस्टेट इन इलेक्ट्रिकल सर्किट। रियोस्टेट इलेक्ट्रिकल सर्किट में मोस्टली लगाए ही जाते हैं, और उसका काम ही होता है कि ये इंक्रीज या डिक्रीज करता है मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट को। तो एक प्रकार से ये एक प्रकार से वेरिएबल रजिस्टर है, जो कि वेरिएबल करंट्स को जो है। अगला प्रश्न है, देखिए कि कॉपर वायर ऑफ ए सर्टेन लेंथ एंड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज ड्रॉन आउट टू 3 times लेंथ its length without changing its value, what will be the new resistance of wire। देखिए R प्रोपोर्शनल L/L A होता है। ठीक, अब यहाँ क्या कंडीशन कर रहा है
कि कापर वायर ऑफ द सर्टेन लेंथ एंड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज ड्रॉन आउट टू द 3 टाइम्स इट्स लेंथ को बढ़ा दिया। तो ये क्या हो गया, ये मान लीजिए यहाँ 3L कर दिया और ये इसका A/3 हो गया, तो ये क्या है 3 ऊपर चला जाएगा तो 9 टाइम्स, तो 9 टाइम्स हो जाएगा, तो ये आपका 9 गुना बढ़ जाएगा रेजिस्टेंस। Which type of the gear is used to transmit power from one rotating shaft to another whose axes are neither parallel nor intersecting? यानी न तो पैरेलल है और न ही इंटरसेक्ट कर रहा है, इस तरह का कौन सा गियर होगा? तो ऐसे गियर कौन से होते हैं? हाइपॉइड गियर। हाइपॉइड जो गियर होते हैं ये आपके गियर होते हैं, न तो इंटरसेक्ट करते हैं और न तो पैरेलल होते हैं, या स्पाइरल बेवल गियर भी कह लीजिए। बेवल गियर भी जो आता है, स्पाइरल बेवल गियर, वो भी ऐसा रहता है। तो स्पाइरल गियर तो दिया है, बेवल गियर नहीं दिया है, तो ये भी नहीं दिया है। अस्पर गियर तो सीधे रहता है पैरेलल, बेवल गियर भी आपका वो तो इंटरसेक्टिंग करेगा, वार्म गियर तो इंटरसेक्ट करता है। तो इस प्रकार से इसमें से कोई आंसर नहीं है, तो ये आंसर तो राइट नहीं दिया गया है, इसलिए इसका कोई आंसर नहीं बनता है। अगला देखिए, किसमें दिया है, विच हीट ट्रीटमेंट ऑपरेशन इन्वॉल्व्स हीटिंग ऑफ स्टील एबव अपर क्रिटिकल टेम्परेचर एंड देन कूलिंग इन एयर। ऐसा प्रोसेस नॉर्मलाइजिंग में किया जाता है। ये सभी हीट ट्रीटमेंट आपको पढ़ने पड़ेंगे, कनीलिंग, टेम्परिंग और ऑस्टेनाइटिंग, नॉर्मलाइजिंग, ये सब क्या प्रोसेस होते हैं, तो इनको आप याद रखिए। व्हाट इज द लेंथ ऑफ बोगीबील ब्रिज? दिस इज द फेमस ब्रिज। इसमें क्या है कि ये रेल रोड के साथ साथ रेल वाला है, तो लॉन्गेस्ट रेल कम रोड ये आसाम में है, जो 4.94 किलोमीटर है लंबाई इसका, बहुत न्यूज़ में आया था। तो ये ऑप्शन नंबर 3 है। द इंडियन रेलवे आर ओन्ड एंड मैनेज्ड बाई होम? इंडियन रेलवे भारत सरकार का है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हम लिखते ही हैं, लोग ऑफिसर देखिए लगाए रखते हैं भारत सरकार। Who presided over the first meeting of Indian Constitution Assembly? देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अध्यक्ष तो राजेंद्र प्रसाद जी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, लेकिन कह रहा है फर्स्ट मीटिंग सच्चिदानंद सिन्हा जी अध्यक्षता किए थे। हु इज़ नोन एज आयरन मैन ऑफ इंडिया? आयरन मैन सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये तो है ही। सुभाष चंद्र बोस नेताजी बोले जाते थे, आप याद रखिए सबको। निक नेम। वर्ड इज अनस्टेबल एंड ट्रांजिएंट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? विश्व अस्थिर और क्षणभंगुर है, ऐसा बौद्ध धर्म में बताया गया है, तो बुद्धिज्म हो गया, उनका ये संबंधित है उन्हीं से। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स नेशंस एंड इट्स कैपिटल इज नॉट मैच? देखिए, चिली सैंटियागो से मैच करता है, बिल्कुल सही है। आपको ये कंट्री एंड उसके कैपिटल्स वगैरह भी याद रखने पड़ेंगे, यहाँ पूछ लिया है नेशंस एंड कैपिटल्स। अर्जेंटीना, ये ब्यूनर आयर्स, ये भी मैच करता है। नॉर्थ कोरिया, सियोल, ये नहीं मैच करता है। दिस इज द थर्ड ऑप्शन जो है, ये नहीं मैच कर रहा है। नंबर 1, हाँ एक ही तो है। इथोपिया एडिडास, ये तो मैच ही करता है। एक्चुअल में क्या है, सियोल साउथ कोरिया का है, नॉर्थ कोरिया का नहीं है। नेक्स्ट जो है, टू प्रिवेंट रिकरेंस ऑफ स्कैम्स इन इंडियन कैपिटल मार्केट, जो भारतीय पूंजी बाजार है, द गवर्नमेंट हैज असाइंड रेगुलेटरी पावर, ये किसको दिया है? सेबी को। मार्केट को कंट्रोल करने के लिए सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है सेबी, जो ये कंट्रोल करता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर्स इज नॉट बायोडिग्रेडेबल? बायोडिग्रेडेबल मतलब जो घुल जाए, तो सेलुलोज घुल जाता है, स्टार्च घुल जाता है, प्रोटीन घुल जाता है। पीवीसी बैन है वैसे भी, तो पॉलीविनाइल क्लोराइड कहलाता है ये, तो ये पीवीसी नहीं घुलता है, दैट इज नॉट बायोडिग्रेडेबल। विच बैक्टीरिया इज हेल्पफुल इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क? दही से दूध से दही बनने में कौन सा बैक्टीरिया मिलकर? लैक्टोबाइलिसिस, इस बैक्टीरिया जो होता है ये हेल्प करता है, वही मिलता है हमें दही में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गनलेस इज नोन एज सुसाइडल बैग? सुसाइडल बैग जब आप पढ़े होंगे तो लाइजोसोम होता है, ये आपका आत्मघाती बैग या सुसाइडल बैग कहलाता है। व्हाट इज द रोल ऑफ क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेसिस?
प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल की भूमिका क्या होती है? तो ये क्या करता है? एब्जॉर्ब वाटर, नहीं, वाटर नहीं एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्बशन ऑफ लाइट एनर्जी, ये नहीं है, ये लाइट एनर्जी, एब्जॉर्बशन ऑफ लाइट एनर्जी जो है ये आपका प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण है, ये क्लोरोफिल करता है। देखिए अगले प्रश्न आ गए हिंदी से, राजभाषा के प्रश्न। व्हेन इज हिंदी दिवस सेलिब्रेटेड? 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। ये हिंदी दिवस अगर कभी कभी पूछ लेता है वर्ल्ड हिंदी डे, विश्व हिंदी दिवस, तो वो 10 जनवरी होता है, तो आप याद रखिए। 42 हाउ मेनी सेक्शंस आर देयर इन ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट में? 9 सेक्शन है, ये आपको राजभाषा सब पढ़ करके याद करने पड़ेंगे। सेंट्रल हिंदी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इज अंडर विच मिनिस्ट्री? जो हिंदी इंस्टीट्यूट है ये ट्रेनिंग का, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय के अंतर्गत होता है। हु प्रिसाइडेड ओवर द मीटिंग ऑफ द डिविजनल ऑफिस लैंग्वेज? देखिए अगर डिवीजन का है तो डीआरएम रहेंगे, और जोन का है तो आपके जनरल मैनेजर रहते हैं। हु इज़ द चेयरमैन ऑफ सेंट्रल हिंदी कमेटी? बाय डिफॉल्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होते हैं इसका। व्हेन वाज द पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज कॉन्स्टिट्यूटेड? तो ऑफिशियल लैंग्वेज की बात कर रहा है तो 1976 में कॉन्स्टिट्यूट किया गया था ये। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज? पार्लियामेंट्री कमेटी में टोटल 30 हैं, 30 में 20 जो है ये लोकसभा के हैं और 10 जो है राज्यसभा के हैं। तो ये आप जानिए कि ये पार्लियामेंट्री कमेटी में टोटल 30 ही है। तो ये आपका हो गया यहाँ पर। अगला है व्हेन द वर्ल्ड हिंदी डे सेलिब्रेटेड? देखिए मैंने पहले ही बताया कि वर्ल्ड हिंदी डे 10 जैन को रहता है। व्हेन डिड सेक्शन 3/3 ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट कम इनटू फोर्स? 26 जनवरी 1965 को आया। हाउ मेनी लैंग्वेजेज आर इंक्लूडेड इन 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? 8th शेड्यूल में 22 लैंग्वेजेज हैं, जबकि जब स्टार्ट हुआ था तब उस समय 14 लैंग्वेज थे। व्हेन वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज रेजोल्यूशन पास्ड बाय बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट? ये जो है 1968 1968 में पास किया गया था। अगला प्रश्न है व्हेन वाज द फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन कॉन्स्टिट्यूटेड? देखिए फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन जो है 7 जून को हुआ था, 7 जून। तो अब 7 जून इसमें है नहीं, 5, 6, 8 है, 7 नहीं है, तो नन ऑफ द एबव हो गया। हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन? बीजी खेर जो थे ये इसके जो है फर्स्ट लैंग्वेज कमीशन के चेयरमैन थे। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज नॉट इंक्लूडेड इन 8th शेड्यूल ऑफ? 22 लैंग्वेजेस हैं, तो कौन सा नहीं है? तो सिंधी, उर्दू, संस्कृत सब है, इंग्लिश नहीं है, राजभाषा है, इंग्लिश नहीं है इसमें। हाउ मच अमाउंट इज गिवन द फर्स्ट प्राइज टू रेलवे एम्प्लॉय अंडर द प्रेमचंद अवार्ड में? फर्स्ट प्राइज जो है 20,000 का होता है। देखिए अब हम आ गए हैं इसके पार्ट सी में। पार्ट सी में मतलब अब यहाँ पर जो है हमको 35 क्वेश्चन मिलेगा। ये पार्ट सी है इसका, इस्टेब्लिशमेंट से संबंधित रहेगा। एज पर द 7th पे कमीशन व्हाट इज द पे स्केल लेवल ऑफ ग्रुप ए? जूनियर स्केल ऑफिसर जो यूपीएससी से आते हैं वो ग्रुप ए में आते हैं, वो लेवल 10 में रहते हैं। ठीक। अगला प्रश्न है व्हाट इज द मैक्सिमम लेवल ऑफ एवरेज पे कैन बी अप्रूव्ड नॉर्मली फॉर 1 टाइम इन 1 स्पेल? ये एलएपी की बात कर रहा है। एलएपी आपका 180 डेज मैक्सिमम जो है वो सैंक्शन किया जाता है, औसत वेतनमान। ठीक है, एक बार। अगला प्रश्न है व्हाट पीरियड इन पुलिस कस्टडी इज सफिशिएंट टू पुट एन एम्प्लॉय अंडर डीम्ड सस्पेंशन? जब भी कोई आदमी 48 घंटे से अधिक पुलिस कस्टडी में रहता है तो उसे डीम्ड सस्पेंशन रहता है। व्हाट इज द परसेंटेज सब्सटेंस अलाउंस दैट कैन बी इंक्रीज्ड इफ सस्पेंशन पीरियड इज इंक्रीज फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन? तो 50% जो है इंक्रीज किया जाता है सस्पेंशन अलाउंस। MACP मॉडिफाइड एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय विच पे कमीशन? तो ये 6ठे वेतन आयोग द्वारा आपका जारी किया गया था, तो 6th CPC ऑप्शन नंबर 2। हाउ मच ट्रांसपोर्ट अलाउंस पेड टू ब्लाइंड रेलवे एम्प्लॉय? देखिए ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो है ये जो भी दिव्यांगजन हैं उनको डबल रेट से मिलता है, हैंडीकैप्ड को।
तो डबल रेट ऑफ द नॉर्मल रेट ऑफ द ट्रांसपोर्ट अलाउंस। आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स कम्यूटेड पोर्शन ऑफ पेंशन इज रिस्टोर्ड। देखिए हम बता दें कि कम्यूटेड पेंशन जो होता है 40% जो कम्यूटेड किया जाता है ये 15 ईयर्स बाद रिस्टोर्ड किया जाता है, यानी 15 साल बाद आपको फुल पेंशन मिलने लगता है। हु इज़ द सुप्रीम डिसिप्लिनरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जो सुप्रीम डिसिप्लिनरी अथॉरिटी होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है। हम लोग कहते हैं राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत नौकरी कर रहे हैं, तो ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हाउ मच एडिशनल पेंशन इज गिवन टू 100 ईयर्स ओल्ड पेंशन। ये पेंशन का स्कीम क्या है कि 80 से 85 जो रहता है, ये आपका पेंशन जब हो गया 60 साल पे आप रिटायर हुए, 15 साल बाद फुल पेंशन मिला, यानी 75 साल के आप हो गए, 75 के तो फुल हो गए। 80 से 85 में 20% बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है 20%। 85 से 90 पर आपका 30%, 30, 90 से 95 में आपका 40%, और 95 से 100 पर आपका 100%, ठीक 100%, और एबव देन 100 ईयर्स तो 100%। तो यहाँ आपका क्वेश्चन ही पूछा है कि 100 ईयर्स में तो 100% बढ़ जाएगा, तो ये आपका सब हो गया इसमें। वर्किंग ऑफिसर्स ऑफ इंडियन रेलवे आर इंटाइटल फॉर हाउ मेनी सेट्स ऑफ द पीटीओ। पीटीओ 4 सेट मिलता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ द ट्रेन अटेंडेंट इज अलाउड टू ट्रेवल अलॉन्ग विथ ऑफिशियल ट्रेवलिंग ऑन प्रिविलेज पास। प्रिविलेज पास पर जब से आपको एसी का मिलता है तो अटेंडेंट जो सहकर्मी साथ में जा सकता है उसको जो मिलता है परिचारक को वो स्लीपर क्लास का मिलता है। तो राजधानी, शताब्दी, गरीब रथ, इन तीनों में एसी ही रहता है, इसलिए इसमें नहीं मिलेगा नन ऑफ द। व्हाट इज द मिनिमम डेज ऑफ द फॉर विच चाइल्ड केयर लीव कैन बी ग्रांटेड। देखिए पहले ये 10 दिन था, अभी नए सर्कुलर के अनुसार ओनली 5 डेज के लिए चाइल्ड केयर लीव मिलता है, तो इसमें से नन ऑफ द एबव आंसर है। सीसीएल जिसे हम कहते हैं सीसीएल, थोड़ा और डिटेल जानकारी ले लीजिए। टोटल 730 डेज का मिलता है फॉर सर्वाइविंग 2 चिल्ड्रंस। तो जो फर्स्ट 365 डेज होता है पहला साल, उसमें आपको 100% पेमेंट मिलता है, और जो अगला 365 नेक्स्ट वाला होता है उस 365 डेज में 80% सैलरी मिलता है। ये आपको सीसीएल के लिए जानकारी हो गया। अंडर विच रूल डिसिप्लिन एंड अपील रूल रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 1968 सस्पेंशन ऑफ रेलवे एम्प्लाई इज डील्ड। देखिए सस्पेंशन ऑफ रेलवे एम्प्लाई 5 नंबर के तहत डील किया जाता है, और 6 नंबर में क्या होता है, इसमें पेनाल्टीज होते हैं। पेनाल्टीज जो आपका रहता है ना, मेजर एंड माइनर पेनाल्टी। 9 नंबर के तहत जो होता है ये क्या है, प्रोसीजर ऑफ इम्पोजिशन ऑफ द इसमें मेजर पेनाल्टीज। तो मेजर पेनाल्टीज इनके लिए रहता है मेजर, ठीक है। और 11 नंबर प्रोसीजर फॉर इम्पोजिशन ऑफ माइनर पेनाल्टीज, ठीक है, माइनर पेनाल्टीज रहता है। तो ये रूल हो गए आपके। व्हाट इज द टाइम लिमिट ऑफ डे फॉर सबमिशन ऑफ अपील अगेंस्ट द पेनाल्टी अंडर द रेलवे। जब भी आपको पेनाल्टी इम्पोज किया जाता है तो उसके बाद अपीलिएट अथॉरिटी, मतलब जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी होता है उससे ऊपर के अधिकारी के लिए अपील करने का टाइम दिया जाता है, जो कि 45 डेज होता है। इन विच ईयर रेलवे बोर्ड इज कॉन्स्टिट्यूटेड टू अपेक्स लेवल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट ऑफ द रेलवे। 1905 में रेलवे बोर्ड की स्थापना हो गई थी, स्थानीय प्रशासनिक इकाई के रूप में रेलवे बोर्ड का गठन। हु इज द चेयरमैन फॉर पीएनएम परमानेंट निगोशिएटिंग मशीनरी एट जोनल लेवल। देखिए ये जोनल लेवल पर जीएम होते हैं, डिवीजन लेवल पर डीआरएम होंगे। इन रेलवे व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डीसीआरजी, डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेचुइटी, जो है ये 7वें वेतन आयोग के अनुसार 20 लाख है। बट आप ये जानिए कि ये अगर एक्सीडेंटल होता है तो ये 25 लाख हो जाता है इन केस ऑफ एक्सीडेंटल डेथ, ठीक है, ऑन ड्यूटी।
तो ये डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेचुटी हो गया, नॉन ड्यूटी का हो गया 25। और ये जब 50% आपका डीए बढ़ जाएगा तो ये सब 25% बढ़ जाएगा, 25% इंक्रीज हो जाएगा, यानी ये 20 लाख जो है 25 लाख में हो जाएगा। हाउ मेनी डेज ऑफ द LHAP कैन बी एक्मुलेटेड बाई द एम्प्लॉय इन सर्विस लाइफ। सर्विस लाइफ में LHAP अनलिमिटेड आप कर सकते हैं, जो आपको 10+10 के लिए रेलवे एम्प्लॉय को हर साल दिया जाता है, यानी 1 जनवरी को 10 दिन और 1 जुलाई को 10 दिन एक्मुलेट होता है, ये अनलिमिटेड। बट इन केस आप केवल LAP कर दे, LAP लीव एवरेज पे, तो ये 300 ही पूरे सर्विस लाइफ में आप एक्मुलेट कर सकते हैं। तो आपका इस तरह से आंसर तैयार हुआ। आफ्टर बजट मर्जर अंडर विच डिमांड नंबर ऑल द रेलवे डिमांड्स आर प्रपोज्ड इन जनरल बजट। जनरल बजट में जो है रेलवे जब मर्जर हो गया, अभी पहले रेलवे बजट अलग था, रेल बजट और आम बजट अलग था, बट अब जब मर्ज हो गया तो ये डिमांड नंबर 85 के तहत जो है डिमांड किया जाता है, तो इसमें से नन ऑफ द एबव। आगे देखिए यहाँ, who have the direct control over the affairs of all workshop including its budgetary control in zonal railway। जोनल रेलवे में जो है वर्कशॉप के कंट्रोल के लिए CWE होते हैं, चीफ वर्कशॉप इंजीनियर होते हैं CWE। बाई विच लेवल ऑफिसर्स नॉन स्टॉक इंडेंट एबव 45 लाख हैव टू बी अप्रूव्ड। 40 लाख एंड एबव के लिए PHODs एंड CHOD रहते हैं। What is the financial limit of JG grade? JG grade like that up to senior DME level, डिप्टी CME level, ये जो है अंडर कोटेशन ऑफ 5 लाख होता है। नेक्स्ट देखिए, इन वर्क्स टेंडर व्हाट इज टू बी डन टू द ऑफर इट इज रिसीव्ड विदाउट EMD। अगर विदाउट EMD में तो समरली रिजेक्टेड हो जाता है, सरसरी तौर पर इसे खारिज कर देते हैं। हु ड्राज द ऑब्जेक्शन विच डील्स द शॉर्टेज एंड एक्सेज ऑफ स्टॉक। स्टॉक का जो है डील करता है, स्टॉक वेरीफायर होते हैं जो इसको वेरीफाई करते हैं। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ रिम्बर्समेंट ऑफ चिल्ड्रन केयर अलाउंस पर मंथ 1 चाइल्ड रेलवे। तो ये तो 2250 रुपये था, अभी 25% बढ़ जाएगा, तो उसके अनुसार तो इसमें से कोई नहीं है, नन ऑफ द एबव। कुछ अभी 25% बढ़ जाएगा तो 2815 रुपये कुछ पैसे हो जाएगा, ठीक है। फॉर अप्रूवल ऑफ AAC एनुअल एवरेज एनुअल कंजप्शन, जो स्टोर का AAC होता है, जब भी कोई हमारे स्टॉक आइटम होते हैं तो उनके AAC डिफाइन होते हैं कि औसतन जो है वार्षिक खपत कितना होता है, तो उसमें ABC कैटेगरी के आइटम होते हैं, तो ये जो है सबसे ज़्यादा वैल्यू का रहता है। तो ये कैटेगरी के लिए हेडक्वार्टर से जो है इसका फाइनेंस जो है लगता है वेटिंग, ठीक है। यहाँ पूछ रहा है हेडक्वार्टर वेटिंग, तो ए कैटेगरी के लिए। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आई पास। आई पास क्या है, ये पहले जो एम्स था, एम्स में ही अपना अभी ये आई पास कर दिए, इंटीग्रेटेड पेरोल एंड अकाउंटिंग सिस्टम, जो आपका पेमेंट वगैरह बनता है उसके लिए। फॉर सैंक्शन ऑफ इनकैशमेंट लीव ए बैलेंस ऑफ एटलीस्ट हाउ मेनी डेज ऑफ द लीव ऑन एवरेज पे शुड बी अवेलेबल टू द क्रेडिट इन लीव अकाउंट ऑफ द एम्प्लॉय आफ्टर टेकिंग इनटू द अकाउंट पीरियड फॉर इनकैशमेंट। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि कोई भी एम्प्लॉय लीव इनकैशमेंट 10 डेज का LAP ले सकता है। ये रेलवे का LAP होता है, 10 डेज आप इनकैशमेंट ले सकते हैं। कब ले सकते हैं, कंडीशन एवरी गैप ऑफ 2 ईयर्स, 2 साल के गैप में आप एक बार अप्लाई कर सकते हैं। पूरे सर्विस लाइफ में 6 टाइम्स आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो 6 टाइम्स अगर आप अप्लाई कर दिए तो यानी टोटल कितना LAP चला गया, 10 गुणे 6 यानी 60 डेज का LAP आप पूरे सर्विस लाइफ में आप इनकैश करा सकते हैं आफ्टर 2 ईयर्स के गैप में, ठीक। ये तो है, बट यहाँ पूछ रहा है कि जिस समय आप ये 10 डेज का LAP इनकैश कराएंगे तो उस समय आपके अकाउंट में कितना लीव होना चाहिए, बैलेंस। तो बैलेंस 30 डेज का लीव होना चाहिए। तो इस तरह से आपके इससे संबंधित कई क्वेश्चन तैयार हो गए। अगला प्रश्न, वेजेज ऑफ वर्कर्स इन द इंडियन रेलवे वर्कशॉप आर प्राइमरली बुक्ड अंडर विच अकाउंट। तो ये वर्कर्स जो होते हैं वर्कशॉप के, तो इनका वर्कशॉप मैन्युफैक्चरिंग सस्पेंस अकाउंट में रहता है। व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर टाइम इलेप्स्ड फ्रॉम द डेट ऑफ रियलाइजेशन ऑफ द नीड ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ द फिजिकल रिसिप्ट ऑफ मटेरियल। ये स्टोर से संबंधित है, जब भी कोई मटेरियल जब
उसका ऑर्डर प्लेस किया गया और वहाँ से आकर के यहाँ तक आने का जो टाइम लगता है इसको हम लीड टाइम कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 लीड टाइम। अगला है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ट्रेवलिंग अलाउंस अप्लीकेबल बियॉन्ड 6 आवर्स एंड अप टू 12 आवर्स। देखिए 6 आवर्स तक अगर आप रहते हैं अप टू 6 आवर्स तो 30%, अप टू 6 आवर्स 6 से 12 आवर्स तक रहते हैं तो 70%, ये परसेंट है, ठीक। और ग्रेटर देन 12 आवर्स है तो आपका ये 100% टीए मिलता है। तो यहाँ 6 से 12 घंटे है तो 70% हो गया। विच estimate is prepared when it is certain that the work can not be completed within the sanctioned cost। ये जब हम बजट बनाते हैं तो अगर सैंक्शन कास्ट में वर्क नहीं कंप्लीट हो रहा है तो हम रिवाइज एस्टीमेट तैयार करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2, ठीक। इन रेलवे स्टोर डिपोट विच आइटम्स इज डिक्लेयर्ड एज सरप्लस। देखिए स्टोर का कोई भी आइटम सरप्लस तभी डिक्लेयर किया जाता है जब वो आइटम 24 मंथ से अधिक में न इशू किया गया हो। तो ये देखिए आइटम नॉट इशूड द 24 मंथ। अब इसमें थोड़ी और जानकारी ले लीजिए कि एक होता है मूवेबल सरप्लस, मूवेबल सरप्लस उसको आप लिख लीजिएगा, जिसमें रहता है कि 24 महीने से तो इशू नहीं किया गया है बट फ्यूचर में इशू किया जा सकता है, तो मूवेबल सरप्लस। और डेट सरप्लस जो रहता है, सरप्लस रहता है कि 24 मंथ में न तो इशू किया गया है न तो फ्यूचर में इशू किया जाएगा, तो वो डेट सरप्लस होता है। आउटस्टैंडिंग क्वांटिटीज अगेंस्ट ऑल लाइव परचेज ऑर्डर आर टर्म्ड एज। सभी लाइव खरीद आदेशों के विरुद्ध बकाया मात्रा को कवर ड्यूज में कवर कर लिया जाता है। नेक्स्ट, वर्कशॉप मैन्युफैक्चरिंग सस्पेंस फॉल्स अंडर विच माइनर हेड ऑफ द अकाउंट्स। तो ये कैपिटल सस्पेंस पेज 7200 में कवर किया जाता है। तो इस तरह से आपका ये 35 प्रश्न भी समाप्त हुआ। आपने यह वीडियो देखा अंत तक, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और निवेदन है कि आप इस वीडियो को आप और लोगों को भी शेयर करिए, जिससे इसे देख करके वो उपयोगी बनाएं अपने लिए। और यदि यह आपके उपयोग में आ रहा है तो तभी इस वीडियो को बनाने की सार्थकता सिद्ध होगी। मैं आप सभी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू।